This is module C. क्योंकि मुझे सेशन का नाम नहीं दिख रहा है, एक मिनट चेक कर लेते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं। एक्चुअली आज मॉड्यूल सी शुरू कराना चाहिए था। ओके, आई एम नॉट एबल टू सी व्हाट्स रॉन्ग। एक बार चेक करेंगे, ठीक है? लेट मी जस्ट चेक। ओके गाइस, आप मुझे कंफर्मेशन दीजिए, टेक्निकल कंफर्मेशन। किसी को कोई एवी में दिक्कत आ रही है तो पूछिए, और 1 सेकेंड का टाइम मुझे दीजिए। कॉर्पोरेट वैल्यूएशन के साथ अपन को आज शुरू करना है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? ठीक है, तो ऐसा करेंगे, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन विल डू इट इन द नेक्स्ट सेशन। आज हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन के साथ शुरू करते हैं। दिस इज यूनिट 14 फॉर यू। यूनिट 13 इज पेंडिंग, विल डू इट इन द नेक्स्ट सेशन। एम आई क्लियर गाइज? लेट्स गेट गोइंग विद डिस्काउंटेड कैश फ्लो। आइए DCF वैल्यूएशन के साथ शुरू करते हैं। जब आप वैल्यूएशन, व्हेन यू मेक वैल्यूएशन, मार्केट बेस्ड अप्रोचेज शुड नॉट बी यूज्ड। क्यों नहीं यूज़ करनी चाहिए? कब नहीं यूज़ करनी चाहिए? जब द साइज ऑफ कंपनी इनसफिशिएंट है, ठीक है? या फिर व्हेन अ कंपनीज एसेट आर लोअर देन इट्स लायबिलिटी, जब एसेट ज़्यादा कम है, लायबिलिटीज ज़्यादा है। मार्केट बेस्ड अप्रोच कब यूज़ नहीं करनी चाहिए? यहाँ तो कर सकते हैं। In the event that there are significant and unprecedented shifts in the market price, जब मतलब बिना कोई सर पैर वाला चेंज हो रहा है, ठीक है? यहाँ नहीं करनी चाहिए। When it is challenging to provide an accurate estimation of the realizable value in the event of going concern, यहाँ तो हम कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। तो आंसर क्या होने वाला है क्वेश्चन नंबर 1 का दोस्तों? C will be the right answer to the question number 1. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। द DCF या डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड ऑफ वैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है? अ डिस्काउंट फॉर फ्यूचर दैट इज एंटिसिपेटेड एंड इज लाइकली टू बी अर्नड। एक्चुअली गाइस, हम कॉर्पोरेट वैल्यूएशन कर चुके हैं ना, आज हम सेकेंड सेशन पे हैं। क्लास 2 होनी चाहिए बाय 6, खैर कोई बात नहीं, हम इसे कंप्लीट करते हैं। द डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड ऑफ वैल्यूएशन इज बेस्ड, जो भी मिसिंग होगा वो नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से करते हैं। जो भी गैप होगा, वट एवर द गैप इज डिस्क्रिप्शन में, उसको हम सही कर लेंगे नेक्स्ट सेशन में। उसके बारे में टेंशन नहीं लीजिएगा, अभी क्वेश्चन नहीं देखते हैं। द डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड ऑफ वैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन अ डिस्काउंट फॉर फ्यूचर दैट इज एंटिसिपेटेड एंड इज लाइकली टू बी अर्नड। ठीक है जी, फिर क्या बोल रहे हैं? द कंपनीज वैल्यूएशन, मतलब जो DCF है वो डिपेंड किस पे करने वाला है? कंपनी की वैल्यूएशन पर? एक्चुअली में नहीं, एंटिसिपेटेड कैश फ्लो विद डिस्काउंटेड रेट्स। बेसिकली क्या होता है डिस्काउंटिंग में? जैसे मान लेते हैं अपन के पास एक प्रोजेक्ट है, ठीक है? उस प्रोजेक्ट में जो कैश फ्लोज हैं वो ऐसे दे रखी है, लेट्स से 1 लाख, ठीक है, 90,000, 75,000, 60,000 ऐसे करके, और डिस्काउंटिंग दे रखी है लेट्स से फॉर एग्जांपल 10% के हिसाब से। तो कैसे निकालेंगे अपन? वैसे तो जनरल केसेस में गिवन होगी, जनरली गिवन होगी, बट अगर नहीं दे रखी होगी तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1 डिवाइडेड बाय, क्योंकि 10% है तो ये जगह 1.10, 1 डिवाइडेड बाय 1.10 या 0.909,
ठीक है, कहाँ पे, फर्स्ट ईयर पे, ईयर 1 2 3 4 ये ईयर्स हैं। ठीक, क्या क्या दिया हुआ है, 0.909। अब इसे एक और बार इक्वल टू दबाएंगे 0.826, एक और बार इक्वल टू दबाएंगे 0.751, एक और बारी करेंगे तो थर्ड ईयर तक पहुंच गया। बेसिकली यहाँ पर देखिए, जैसे मान लेते हैं आपने 30,000 रुपये किसी प्रोजेक्ट में डाले, ठीक है, एक साल में वहाँ से आप 6,000 रुपये कमा रहे हैं, तो 5 साल लगेंगे 30,000 रुपये लगाने के लिए। पे बैक पीरियड 30,000 डिवाइड बाई 6 करेंगे, 5 ईयर्स में पैसे वापस आ जाएंगे। हाँ, बट क्या ऐसे ही होता है कि जो आज 6,000 रुपये है, जो आज 30,000 रुपये है, वो 5 साल बाद या 6 साल बाद वो कितनी वैल्यू हो जाएगी उसकी। मतलब जो आप एक मैगी का पैकेट लेते हैं, आज से 5 साल 10 साल पहले जो 10 रुपये का पैकेट आता था, जो साइज आज क्या उतना ही है, जो 1 रुपये का नटखट आता था, आज वो 1 रुपये का तो मिलता ही नहीं है, 5-10 रुपये से शुरू होता है, और वो क्या वैल्यू उसकी चेंज हो गई है। जो आज से पहले आप 10 साल पहले जो दूध लेते थे या दही लेते थे या कुछ भी लेते थे, आज वैल्यू उसकी बदल गई है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इस जो मैंने 30,000 डिवाइड बाई 6 में, 30,000 डिवाइड बाई 6,000 में जो 5 साल पे बैक पीरियड निकाला, उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं लिया था। बट जब मैं डिस्काउंटिंग करती हूँ, ये थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल तो नहीं है, बट बहुत यूज़ होता है। प्रैक्टिकल क्यों नहीं है, क्योंकि हम अजम्पशन कर रहे हैं कि एक प्रोजेक्ट की लाइफ में हम कितने पैसे ले आएंगे, इनफ्लोज कैश फ्लोज क्या हो जाएंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल लेते हैं और यही आंसर बोलते हैं एंटीसिपेटेड कैश फ्लो जो आपके डिस्काउंट रेट्स हैं। ठीक, तो आंसर यही होगा, फॉर ए बी और डी आंसर नहीं रहेगा। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2 विल बी सी। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, एनीथिंग, एनीबडी, आराम से आप मुझसे पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या पूछ रहा है, अंडर द DCF वैल्यूएशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज टिपिकली एम्प्लॉयड एज डिस्काउंटिंग फैक्टर। इनमें से कौन से को हम डिस्काउंटिंग फैक्टर जैसे लेते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, एन्युटी फैक्टर या कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल। एक्चुअली KO को लेते हैं, जिसमें KE, KP, KD सब कुछ आता है। जब मैं KP बोल रही हूँ तो मैं बोल रही हूँ कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस। ठीक है, तो आंसर इज डी टू क्वेश्चन नंबर 3। Okay, let's go to question number 4. प्रेजेंट वैल्यू क्या इंडिकेट करती है, प्रेजेंट वैल्यू वैल्यू इन यूज इंडिकेट करती है कि आज जो हम यूज़ कर रहे हैं उसकी क्या वैल्यू है। ठीक है जी, ये तो गलत बात है। द वैल्यू ऑफ कैश फ्लो एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, मतलब जो हम प्रेजेंट वैल्यू इन फ्यूचर निकालते हैं ना, जब हम 1 डिवाइड बाई 1 पॉइंट वट एवर लेट्स से 8% के हिसाब से डिस्काउंटिंग कर रहे हैं, तो ये हम फ्यूचर का प्रेजेंट वैल्यू इंडिकेट करते हैं। ठीक है, यही आंसर होना चाहिए। वैल्यू कंप्यूटेड यूजिंग द IRR नहीं, द वैल्यू विच अ बायर इज विलिंग टू पार्ट विद, ये भी आंसर नहीं है। प्रेजेंट वैल्यू क्या इंडिकेट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब बेसिक क्वेश्चन। जो मैंने आपको बोला कि आज मान लेते हैं आपने कुछ गोल्ड 57,000 रुपीज़ में ख़रीदा है, आज से 10 साल बाद ये पता नहीं कितने रुपए का होगा, क्योंकि आज से 20 साल पहले मेरे पापा ने जो 20,000 रुपये की चेन ली थी, आज वो 1.5-2 लाख की बिक रही है, लेट्स से, है ना। वैल्यू बदल जाती है। प्रेजेंट वैल्यू जब इंडिकेट कर रहे हैं तो हम फ्यूचर के कैश फ्लो को इंडिकेट कर रहे हैं। ओके, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 5। ये एक न्यूमेरिकल है, ठीक है, ये आपका आज एक न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। क्या बता रखा है, कंपनी ने अपना 40 रुपये पर शेयर कोट किया है। ठीक जी, लास्ट ईयर फर्म ने 4 रुपये के हिसाब से डिविडेंड दिया था पर शेयर। ठीक है, द एस्टिमेटेड ग्रोथ ऑफ द कंपनी 16%, आपको ग्रोथ दे रखी है 16% के हिसाब से। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 20% के हिसाब से। आपको मार्केट वैल्यू निकालनी है इक्विटी शेयर की एज पर डिविडेंड ग्रोथ वैल्यू। सिंपल फॉर्मूला है D = G - R, बस निकाल देंगे, सॉरी R - G, यहाँ पुट करेंगे और वैल्यू निकालेंगे। और वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये आपका अमाउंट आ जाएगा जब आप वैल्यूएशन डालेंगे सारी,
आप कैलकुलेटर में वैल्यूएशंस डालेंगे, 20 में से 16 माइनस करेंगे तो 4% आ जाएगा, डिवाइड करेंगे फॉर्मूला में, सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूला में वैल्यूज डालनी है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आने वाला है 116 पर शेयर, 4% से डिवाइड कर देंगे, इट इज 116 पर शेयर। ओके, सिर्फ वैल्यूज डालिए, मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ वैल्यूज डालिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the rate on which one can anticipate gaining this competitive advantage is dependent on number of factors। ये क्या है? कॉम्पिटिटिव एज है, मैनेजमेंट की कॉम्पिटेंसी है, एंट्री बैरियर्स है, ये सारे कुछ है कि किस तरीके से एक बिजनेस ग्रो करने वाला किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, इन सभी के ऊपर डिपेंड करेगा। इस कारण से आंसर होने वाला है डी टू द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। एम आई क्लियर गाइज? क्वेश्चन नंबर 6। चलिए एक इलस्ट्रेशन करते हैं, एक न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं एक कंपनी है, उसने डिविडेंड दिया 3 रुपये का, देखो पीछे हमने कहा था ना D1/R-D, डिविडेंड दे रखा है। चलिए, द डिविडेंड पेमेंट इज ऑफ ग्रोथ इज 5%। अगर 12% का रिटर्न चाहिए, व्हाट इज द प्राइस? क्या कर देंगे अपन? 3 पर शेयर डिवाइड बाय 0.12 माइनस 0.05, क्या आया? 0.12 माइनस 0.05, 3 डिवाइड बाय 0.07, $0.21, P0 निकाल देंगे अपन, ये आपका वैल्यू आ गया 42.86%, सॉरी 42.86, क्योंकि अपन को फेयर वैल्यू निकालनी थी, प्राइस ऑफ शेयर निकालना था। क्या निकालेंगे? सिंपल फॉर्मूला निकाला है। मान लेते हैं, हो सकता है आपको एग्जाम में दे रखा हो कि ग्रोथ दे ही नहीं रखी, देयर इज नो ग्रोथ, कोई ग्रोथ है ही नहीं, जीरो है, तो बस जीरो लगा देंगे यहाँ पे 0.10 में से 0 माइनस कर देंगे तो D1/R हो जाएगा। वहाँ पे हम ग्रोथ को कंसीडर ही नहीं करेंगे, जस्ट इन केस। आर वी क्लियर गाइस? एनी क्वेश्चंस, एनीबडी? ठीक गाइस, एनीथिंग एनीबडी वांट्स टू आस्क, यू कैन आस्क मी। चलिए, आई होप गाइज यू हैड अ ग्रेट टाइम लर्निंग। हमने आपका यूनिट 14 किया है आज, क्योंकि थंबनेल, सॉरी, जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ मुझे आई थिंक देयर इज सम मिसकम्युनिकेशन मे बी एट माई एंड या टीम, जो भी होगा उसको हम ठीक कर लेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। अगर कुछ मिस हो गया तो हम उसे कर लेंगे, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। अगर यहाँ पर किसी का कोई प्रश्न है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ओके। चलिए फिर आगे बढ़ा जाए। हमने मॉड्यूल सी लास्ट सेशन में शुरू किया था, जहां हमने यूनिट 14 पहले कर ली है, बट आज हम यूनिट 13 करने चल रहे हैं। यूनिट 13 मैंने आपको लास्ट सेशन में मेंशन किया था कि कुछ कम्युनिकेशन शायद मेरी तरफ से गैप हो गया है टीम के साथ, तो यूनिट 13 अपन मिस हो गई हमारी। पहले हमने 14 करी, अब 13 करें, टेंशन वाली बात नहीं है, समझ आ जाएगा आज का सेशन भी। और एक एक बात को मैं बहुत बारीकी से समझाऊंगी। अगर मैं रियलिटी में बात करूं, दिस इज वन ऑफ द मॉड्यूल सी कंपैरिजन टू मॉड्यूल एन भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। और अगर मैं ABFM इन जनरल सब्जेक्ट के बारे में बात करूं, ये अपने आप में काफ़ी टफ सब्जेक्ट है, तीनों सब्जेक्ट्स में से, चारों सब्जेक्ट्स में से आपके, ठीक है। तो शुरू करते हैं इसको समझना, ABFM के कॉर्पोरेट वैल्यूएशन को। यहाँ से MCQs देखेंगे अपन, हम मैकमिलन वाले भी करेंगे, मैकमिलन से अपार्ट भी 2-3 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आइए देखते हैं नेक्स्ट 10-15 मिनट्स में, कोशिश करेंगे 15 मिनट के अंदर अंदर इस चैप्टर से इम्पॉर्टेंट बातों को अपने दिल में उतारने के लिए, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अपीयर ऑन द P&L स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ अ कंस्ट्रक्शन कंपनी। मतलब आप एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है,
आप रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, और आपसे पूछ रहे हैं कि इनमें से क्या इंक्लूड नहीं होता है, व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन द P&L स्टेटमेंट ऑफ द कंस्ट्रक्शन कंपनी। ठीक है जी, रेवेन्यू जो आया है, जो पैसे आए हैं अपार्टमेंट्स को सेल करके, जो पैसे आए हैं वो इंक्लूड नहीं होता है क्या? वो तो होगा ना, पैसे आ रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है, तो वो तो होगा, दिस विल बी इंक्लूडेड। इंटरेस्ट दैट इज रीपेड टू फिनेंसर्स, ओके, जब बैंक से आपने पैसे उधार लिए होंगे उस पर इंटरेस्ट दिया होगा कि नहीं इंटरेस्ट दिया होगा, तो वो भी प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा इंक्लूड। ओके, कैश दैट वाज पुट इन द बैंक, जो पैसे बैंक में डाले वो तो असेट हो जाएगा ना। हो सकता है ये आपकी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में इधर आप असेट्स लिखते हैं, इन असेट्स में पहले फिक्स असेट्स लिखते हैं, उसमें से डेट माइनस करते हैं और फिर अपन करंट असेट की ओर चलते हैं। करंट असेट में अपन के पास कैश ऐसी चीज़ आती है, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, तो ये हमारी बैलेंस शीट में दिख रहा है अपन को। क्या ये P&L में दिख रहा है? ये नहीं दिख रहा है, और यही क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। एक्सपेंसेस रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन, डेप वाला पोर्शन भी P&L में जाएगा, तो क्या नहीं जाएगा दोस्तों? व्हाट विल नॉट गो? क्वेश्चन नंबर, अमन जी गुड इवनिंग, आंसर विल बी फर्स्ट क्वेश्चन का सी पार्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इट इज एक्सपेक्टेड ऑफ अ वैल्यूअर टू कंडक्ट हिमसेल्फ इन अ प्रोफेशनल मैनर, मतलब जो भी वैल्यूएशन करने जा रहा है प्रोफेशनली काम करना पड़ेगा, विद एन ऑब्जेक्टिविटी एट ऑल टाइम्स बाय इंश्योरिंग दैट हिज डिसीजन आर मेड। उसके डिसीजन कैसे होने चाहिए? जो वैल्यूअर है अपने डिसीजन को कैसा रखना चाहिए? विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रेजुडिस, मतलब कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए, बायसनेस नहीं होनी चाहिए। ये तो सही बात है, नहीं होनी चाहिए, तो ये आंसर तो सही है, दिस इज करेक्ट। इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, हो सकता है ऑल ऑफ द अबव जैसे ऑप्शन ओपन किया, तो ये तो सही ऑप्शन है। विद यूज ऑफ फोर्स, जबरदस्ती नहीं, विद फुल अश्योरेंस। फुल अश्योरेंस कैसे हो सकता है? वैल्यूअर एक एस्टिमेट करता है, तो क्या कोई गारंटी मिलती है क्या? इट इज जस्ट एन एस्टिमेशन, इट इज नॉट अ गारंटी कि भैया फुल अश्योरेंस है इतने रुपए का ही हो जाएगा। उसने वैल्यूअर ने अपने कुछ असम्पशंस लिए होंगे, तो गारंटी नहीं है, इसलिए फुल अश्योरेंस नहीं हो सकता। विदाउट एक्सेसिव इन्फ्लुएंस ऑफ एनी ऑन एनी पार्ट, मतलब क्वायर्जन, क्वायर्जन आपने BRBL में पढ़ा होगा, कोई भी चीज़ क्वायर्जन होता है, कोई सा भी कॉन्ट्रैक्ट क्वायर्जन के थ्रू आता है, वो वैसे भी वॉइडेबल होता है ना, तो ये भी आंसर नहीं है। द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल विल बी ए। कोई प्रश्न, कोई सवाल प्लीज पूछिए। सिंपल बातें दिल में उतारते हुए देख रहे हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपका क्वेश्चन चेक कर रहा था, और मैकमिलन का क्वेश्चन है, इसकी वजह से और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। Which of the following is not a place where records of sale of real estate in a certain area can be gathered? इनमें से कौन सी जगह ऐसी नहीं है जहां पर रियल एस्टेट को बेच के जो इन्फॉर्मेशन है वो गैदर नहीं की जा सकती? सेल डेटा अवेलेबल एट RO, रजिस्ट्रार के ऑफिस से तो कर सकते हैं, वी कैन डू। एडवर्टीजमेंट से भी कर सकते हैं कहीं ना कहीं। इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑक्शन सेल फ्रॉम वेरियस अथॉरिटीज से आ रहा है, तो यहाँ से भी कर सकते हैं, तो हमें साफ साफ जो ऑप्शन बच गया है वही होगा आंसर। इक्विटी मार्केट से नहीं कर सकते, यहाँ पे तो अपन के पास शेयर्स आते हैं, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, सही बात है कि नहीं? अपन रियल एस्टेट की बात नहीं कर सकते यहाँ पर, और यही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। द आंसर विल बी D. Okay, let's go to question number 4. Which of the following valuation technique is best for evaluating an owner occupied non-income producing residential bungalow? Very important,
बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनमें से कौन सी टेक्निक आप यूज़ करते हो जब आप इवैल्यूएट करो बंदे ने खुद ने ऑक्यूपाई कर रखा है, जैसे कोई इनकम प्रोड्यूस नहीं हो रही, कोई रेंट वेंट पर नहीं चढ़ा रखा है, रेसिडेंशियल बंगलो है, तो किस तरीके से आप इवैल्यूएट करोगे? डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड से। देखते हैं, डायरेक्ट सेल्स कंपैरिजन मेथड से। सेल्स कंपैरिजन मेथड तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि कितने में आपने खरीदा होगा जब स्टार्टिंग में लिया होगा, मान लेते हैं 10 साल हो गए हैं ऑलरेडी, 10 ईयर्स ऑलरेडी हो गए, और एक करंट सिचुएशन में आप आ चुके हो, है ना। तो दिस विल नॉट बी द राइट वे टू वैल्यूएट प्रॉफिट अप्रोच। अब प्रॉफिट तो यहाँ से कुछ आ नहीं रहा है। हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्शन अप्रोच, मन में सोच रहे हैं कि कुछ कंस्ट्रक्शन करना है, ये भी सही आंसर नहीं। तो आंसर क्या होना चाहिए सही? व्हाट्स द राइट आंसर? यही तो आंसर होना चाहिए ना तो डिस्काउंटिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं यूज करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है क्या नहीं यूज करते हैं, तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो नहीं करते हैं। डायरेक्ट सेल्स कंपैरिजन मेथड, कितने में खरीदा था और आज कितना वैल्यू है, उससे हम वैल्यूएशन निकाल सकते हैं करंट वैल्यू, करंट रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट की। प्रॉफिट अप्रोच से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट यहाँ से कुछ इनकम नहीं आ रहा, नॉन इनकम जनरेटेड है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इससे नहीं करते हैं, किससे नहीं करते हैं? डीसीएफ से नहीं करते हैं। जब रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट होता है तो इससे नहीं करते हैं, डीसीएफ से नहीं करते हैं, डिस्काउंटेड कैश फ्लो से नहीं करते हैं। डिस्काउंटेड कैश फ्लो तो पूरा चैप्टर है, ठीक है। यूनिट 15 इज ऑल अबाउट डीसीएफ ओनली, नेक्स्ट सेशन में करेंगे उसे, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। Which of the following amounts to direct cost and is included in replacement cost? Direct cost मतलब जो किसी सामान के ऊपर डायरेक्टली चार्ज किया जा सकता है। जैसे मान लेते हैं टी शर्ट है, जब टी शर्ट ली आपने तो यहाँ पर लेबर कॉस्ट आई, प्रोडक्ट की कॉस्ट आई, है ना। तो क्या क्या चीज़ डायरेक्ट है? मटेरियल, जो सामान खरीदा क्या उसकी कॉस्ट डायरेक्ट है, हाँ जी। फिनेंशियल चार्जेस, मतलब वो डायरेक्ट तो नहीं है, किसी महीने नहीं भी होंगे तो भी होगा ही, तो ये डायरेक्ट नहीं है, ये इनडायरेक्ट है। लीगल कॉस्ट, ये सर्विस बेस्ड है, ये भी नहीं होगा, ये इनडायरेक्ट है। लाइसेंस कॉस्ट, ये भी इनडायरेक्ट है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आपसे क्वेश्चन पूछा है कि डायरेक्ट कॉस्ट क्या है। डायरेक्ट कॉस्ट में लेबर, मटीरियल, ये सब कुछ होती हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 आंसर इज मटीरियल एक्सपेंस। ओके, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 6. The cost approach, which is also known as dash approach, is able to extract value by combining the fair market value of the company's net assets. जितने भी net assets हैं उनकी fair market value से आप cost approach के थ्रू आंसर निकाल सकते हो। बट cost approach को क्या बोलते हो? कितने में खरीदा था एक्चुअली आपने सामान, मतलब टेबल लिया, फर्नीचर लिया, फैन लिया, एसी लिया, प्लांट लिया, कोई मशीनरी ली, उनकी fair market value को कैलकुलेट कंबाइन करके आप cost approach से वैल्यूएशन निकाल लेते हो। बट कॉस्ट अप्रोच को क्या भी बोलते हैं? असेट बेस्ड अप्रोच, फिनेंशियल अप्रोच, एडजस्टेड बुक वैल्यू अप्रोच की बुक वैल्यू अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 6, असेट ही है ना, जितने भी नेट असेट्स हैं उनको कंबाइन करके निकाल रहे हो, तो उसको हम असेट बेस्ड अप्रोच भी कह सकते हैं। तो कॉस्ट अप्रोच को क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, कॉस्ट अप्रोच को और क्या भी बोलते हैं? कॉस्ट अप्रोच को हम असेट बेस्ड अप्रोच भी बोलते हैं, जहाँ पर जितने भी हमारे पास असेट्स हैं, जितने में हमने खरीदा था, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू को कैलकुलेट करके कंबाइन करके ऐड करके आंसर निकाल लेंगे कि कितने में अपन ने सामान खरीदा, इसमें करंट वैल्यू क्या है। एम आई क्लियर? इस मेथड में, इस मेथड को एसेट बेस्ड अप्रोच भी कहते हैं। बस इसमें से लायबिलिटीज अपन माइनस कर देते हैं, और जब मैं लायबिलिटीज बोल रही हूँ तो मैं यहाँ पर शेयर्स, रिजर्व्स और सरप्लस को इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, ठीक है। आई एम नॉट इंक्लूडिंग दैट। इसको आप एक बारी रीड लगाइएगा जब आपके पास नोट्स आ जाएंगे। नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। अभी तक नहीं ज्वाइन किया टेलीग्राम ग्रुप तो कर लीजिए। आई थिंक लास्ट 2 सेशन के टेलीग्राम ग्रुप में नोट्स नहीं डाले, मैं वो भी डाल दूंगी इस सेशन के बाद। इट्स अ प्रॉमिस फ्रॉम माय साइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जो पैटेंट्स, सॉफ्टवेयर्स, कॉपीराइट्स, माइनिंग लीजेस, लाइसेंसेस, स्पेक्ट्रम्स, जो टेलीकम्युनिकेशन यूज में स्पेक्ट्रम्स 5G 4G यूज करते हैं, एटसेट्रा, एक इसके एग्जाम्पल हैं।
ये इंटेंजिबल फिक्स एसेट के एग्जाम्पल हैं, टेंजिबल फिक्स एसेट के एग्जाम्पल है, इंटेंजिबल करंट असेट्स के एग्जाम्पल हैं, ये टेंजिबल करंट असेट्स के एग्जाम्पल हैं। जो चीज़ें हमें दिखती नहीं है बट होती हैं, जिनको आप टच नहीं कर सकते बट होते हैं, वो इंटेंजिबल होता है। तो जो टेंजिबल है तो हटा देंगे। और क्योंकि ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है, खाली 1 साल या उससे कम के लिए नहीं होता है, तो इसलिए फिक्स्ड है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 7th क्वेश्चन का? अगेन द आंसर इज ए। ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन। और जैसे मैंने आपको वादा किया था 15 मिनट के अंदर अंदर अपन ये चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेंगे। ओके, व्हेन अ कंपनी सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड ऑन अ पब्लिक एक्सचेंज, the worth of the company can be determined by simply adding the current market value of the outstanding securities. जब कोई शेयर्स एक्सेट्रा किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म में हम बेच रहे हैं, दिस स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड, इसको हम क्या बोलते हैं? शेयर जो बेच रहे खरीद रहे हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं? स्टॉक एंड डेट अप्रोच, मार्केट वैल्यू अप्रोच, बुक वैल्यू अप्रोच, ये कुछ भी नहीं। जो ये सिनेरियो हो रहा है कि जितने शेयर्स बच गए हैं, जितनी सिक्योरिटीज बच गई हैं, आउटस्टैंडिंग सिक्योरिटीज, उनकी करंट वैल्यू, उनका करंट मार्केट को ऐड करके, करंट मार्केट वैल्यू को ऐड करके, वैल्यू को ऐड करते हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? स्टॉक एंड डेट अप्रोच। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्टॉक एंड डेट अप्रोच। ये पूरा स्टॉक एंड डेट अप्रोच के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है। जब भी कोई भी कंपनी अपने शेयर्स ट्रेड करती है किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, पब्लिक एक्सचेंज पर, है ना, तो वहाँ पे डिटरमाइन कैसे किया जाता है? जो भी करंट मार्केट वैल्यू है आउटस्टैंडिंग सिक्योरिटीज, उनको ऐड करके, और इसको स्टॉक एंड डेट अप्रोच बोला जाता है। द एफिशिएंसी ऑफ मार्केट इज फंडामेंटल अजम्पशन। हम अज्यूम कर रहे हैं कि एफिशिएंट है मार्केट, कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है इस समय मार्केट की। इससे पता चलता है कि क्या प्राइस पे आज जो आपका असेट है वो ट्रेड हो रहा है मार्केट में। एंड इज द एस्टिमेशन ऑफ एन इंट्रिंसिक वर्थ दैट इन ऑल लाइकलीहुड फ्रॉम प्रेजुडिस, मतलब यहाँ पे कोई धोखाधड़ी या बायसनेस नहीं हो रही है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसे मान लेते हैं स्टॉक एंड डेट अप्रोच से हम कुछ निकालना चाह रहे हैं। 31 मार्च 2022 को एक सी श्योर लिमिटेड है, उसके पास 15 लाख शेयर्स हैं जो अभी बिके नहीं है, स्टिल आउटस्टैंडिंग है। मार्केट वैल्यू कितनी है? ₹7.50 करोड़ है। एट द एंड ऑफ द ट्रेडिंग ऑन द डे एट विच द प्राइस वॉज 50 पर शेयर। Additionally, 31st day of March को the company had an outstanding debt जिसका टोटल था 15 करोड़ रुपीज, which had a market valuation of 14.80 करोड़। मतलब आउटस्टैंडिंग डेट इतना था बट वैल्यूएशन उसकी 14.80 थी। हमें करंट मार्केट वैल्यू निकालनी होती है ना, करंट मार्केट, तो ये हमारे लिए रेलिवेंट होगी। इफ वी टेक द मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनीज डेट that is 14.80 and add it to the market value of company's equity, कंपनी की इक्विटी कितनी है? 7.50 करोड़। तो 7.50 करोड़ में 14.80 करोड़ अगर मैं ऐड कर देती हूँ तो ये बन जाएगा लगभग 21 या 22 समथिंग। कितना? 7.50 प्लस 14.80 इक्वल्स टू 22.30 करोड़। 7.5 में अपन 14.80 ऐड कर लिया, यही है हमारा स्टॉक एंड डेट अप्रोच। सिंपल, यहां से न्यूमेरिकल भी बनते हैं और ऐसे ही बनते हैं। ओके गाइस, आज करने चल रहे हैं यूनिट 15। ये आपका मॉड्यूल सी चल रहा है दोस्तों। मॉड्यूल सी में यूनिट 14 पहले किया, फिर 13 किया, 15 कर रहे हैं। तो यूनिट बेसिकली ओवरऑल यूनिट 3 है ये आपकी मॉड्यूल सी की, बट अगर मैं बुक के मैकमिलन के हिसाब से चलूँ तो आपके यूनिट 15 हम आज करने चल रहे हैं। नॉन DCF वैल्यूएशन के बारे में क्वेश्चंस करने देख रहे हैं। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। रिलेटिव वैल्यूएशन अप्रोच को और क्या भी बोला जाता है? ठीक है, रिलेटिव मतलब जब हम चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, है ना, क्या कर रहे हैं दोस्तों? हम चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं रिलेटिव के अंदर। तो क्या हो जाएगा? ये इनकम अप्रोच है क्या?
नहीं। क्या ये असेट अप्रोच है? नहीं। क्या ये लायबिलिटी अप्रोच है? नहीं। तो आंसर नन ऑफ द अबव तो है, बट सही आंसर क्या होना चाहिए? सही आंसर होना चाहिए कंपेटिटिव अप्रोच। जब मैं दो चीज़ों को रिलेट कर रही हूँ, मान लेते हैं एक फ्लैट है, उसकी वैल्यूएशन निकालनी है मुझे, ठीक है, तो पता चला इस 15 दिन पहले एक और फ्लैट बिका था, ठीक है, जो कि 10 या चलो 1 करोड़ का बिका है। तो आपको पता है कंपेयर करते हुए सिमिलर प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन इतनी है। अब मान लेते हैं ये फ्लैट जो बिका था ये साइड या कॉर्नर वाला प्रोजेक्ट था, कॉर्नर था, इसकी यहाँ पर विंडो ज़्यादा थी, तो फिर आप उसका इम्पैक्ट निकाल लेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर जब आप रिलेटिव करते हो तो कंपेटिटिव रहता है, कंपेटिटिव अप्रोच रहती है, ठीक है। एम आई क्लियर? Love for dance. Hello, hello, hello. The answer is D in here. Competitive approach will be the right answer. Let's go to question number 2. Question number 2 क्या बोल रहा है? किसी asset की worth, ये asset है, इसकी worth कैसे determine करोगे? By analyzing its pricing in relation to the pricing of comparable asset. जैसे मैंने आपको बताया था, एक फ्लैट और दूसरा फ्लैट, फ्लैट 1 फ्लैट 2, इसको कंपेयर करके आप अपने असेट की वैल्यू निकाल सकते हो। इसको क्या बोलेंगे? पीछे वाले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है ना। कंपेरेबल असेट्स इन टर्म्स ऑफ कॉमन वेरिएबल्स सच एज अर्निंग्स, कैश फ्लोज, बुक वैल्यू, सेल, इसको क्या है? ये डीसीए वैल्यूएशन है? नहीं। कंटिंजेंट नहीं है, फ्री नहीं है, पीछे हमने देखा था, लास्ट क्वेश्चन से रिलेट हो रहा है। आंसर हियर इज रिलेटिव वैल्यूएशन। आई होप गाइज छोटे मतलब क्रिस्प फॉर्म में आप नेक्स्ट 2, 3, 4 मिनट्स, चलिए ऐसा करते हैं मैक्सिमम 10 मिनट्स के अंदर आज का सेशन और कंप्लीट हो जाएगा। बहुत शॉर्ट फॉर्म में मैं आपके साथ चीज़ों को समझाने की कोशिश करी हूँ कि आपको ऑफिस में जब भी टाइम मिले आप तभी भी ये वीडियो भी देख सकते हैं, अगर आप रिप्ले भी देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, a ratio that illustrates the stock market readiness to pay for 1 rupee of earning per share, मतलब अर्निंग, अगर एक अर्निंग पर शेयर में कितने रुपए आप देने को तैयार हो, या कितना प्राइस आप देने को तैयार हो, एक्चुअली कितना प्राइस आप देने को तैयार हो अगर अर्निंग पर शेयर एक रुपये पर शेयर लेना है ना। इसको हम क्या बोलेंगे? इज रेफर टू एज अर्निंग मल्टीपल। इसको और क्या भी बोलते हैं? इसको हम रेशियो ऑफ प्राइस टू नेट प्रॉफिट बोलते हैं। नहीं, ये तो हम ईपीएस होना चाहिए। तो अर्निंग यहाँ भी दिख रही है आपको और यहाँ भी दिख रही है आपको, ये भी आंसर नहीं है, ये भी नहीं आंसर नहीं है, इन दोनों में आपको कंफ्यूजन होगा, जिस कारण से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इस चैप्टर में से। अगर मैं मैकमिलन की बात करूँ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो अर्निंग बाद में, प्राइस पहले है, तो ये आंसर है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। दिस इज द राइट आंसर। एम आई क्लियर टू एवरीबडी? गाइज क्वेश्चन नंबर 3 ऑन द स्क्रीन देखिए एक बारी, और कोई क्वेश्चन है तो पूछिए मुझसे। किसी का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट है, बेझिझक पूछिए। चलिए भी क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या पूछ रहा है? मलिक जी, आई एम डूइंग गुड, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? क्वेश्चन 4 ऑन द स्क्रीन। The price to earning ratio goes up when any of the following conditions are met. PE ratio कब बढ़ जाता है? When market goes up, मार्केट तो ऊपर जा रही है, ठीक है, डिस्काउंट रेट गोज डाउन, डिस्काउंटिंग कम हो रही है, और री इन्वेस्टमेंट रेट जो है वो सेम है। नहीं, ऐसे तो पी नहीं बढ़ेगा, मतलब जो आपका एमपीएस अपन ईपीएस बोल रहे हैं अपन, है ना। फिर क्या बोल रहे हैं? जब ग्रोथ कम होगी, ग्रोथ कम होने से कैसे पीई बढ़ जाएगा? ये तो गलती है। ओके, जब ग्रोथ एक्सीड करेगी एक्सपेक्टेशन, बट डिस्काउंट रेट और इन्वेस्टमेंट रेट शॉर्ट हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन मीट ही नहीं कर रहा है। जब डिस्काउंट रेट गोज डाउन एंड द री इन्वेस्टमेंट रेट गोज अप, मतलब जो डिस्काउंटिंग है, जो भी आपकी डिस्काउंटिंग है वो कम हो रही है,
और री इन्वेस्टमेंट रेट जो है वो बढ़ रहा है। एक्चुअली दिस विल बी द राइट आंसर, क्योंकि हम यहाँ पर अपनी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जो खर्चा है, उसे कम करेंगे, क्योंकि डिस्काउंटिंग क्या है, केओ है ना, केओ है, और इस केओ को हम कम करने की कोशिश करें। जब खर्चा कम होता है, जब खर्चा कम होता है तो आपका प्राइस अर्निंग रेशियो बेटर हो जाता है, पी रेशियो बेटर हो जाता है। और यही क्वेश्चन आपसे पूछा था, सिर्फ टेक्निकल बात पूछी थी, एक टेक्निकल बात पूछी थी, उसको हमने आंसर देने की कोशिश करी है, और यही आंसर हो जाएगा। एम आई क्लियर टू एवरीबडी? क्वेश्चन नंबर 4 फॉर यू ऑन द स्क्रीन। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। Which of the following is not factored into WACC weighted average cost of capital निकालना चाह रहे हैं हम, तो weighted cost of average कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला क्या है KO का? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बेसिकली आप एक फॉर्मूला दे रखा है, अपन वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और आंसर निकालेंगे। क्या होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल? कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी लेते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस लेते हैं और कॉस्ट ऑफ डेट लेते हैं। ठीक है, इन तीनों को पहले तो आप ऐड कर दीजिए डिनोमिनेटर में, बट इसी के साथ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा WD, WP और WE को भी। इक्विटी को इक्विटी के साथ, प्रेफरेंस को प्रेफरेंस के साथ और डेट को डेट के साथ आप एडजस्ट करेंगे। और क्योंकि परसेंटेज में निकालने वाले हैं, इसको आप 100 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे। ये आप क्या करने वाले हैं, ऊपर और नीचे प्लस रहेगा इन सब का। ये आप निकालेंगे, क्या निकला आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पैसे लाने का खर्चा। द आंसर इज दिस। जब मैं बोल रही हूँ क्या चीज को आप फैक्टर नहीं करते हो, वेटेड और प्रोपोर्शनेट डेट को नहीं करते हो, WD निकाल रहे हैं ना, इक्विटी, प्रोपोर्शनेट और वेट को नहीं, इंडिविजुअल टैक्स रेट और इंटरेस्ट नहीं। द आंसर इज दिस टू द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। और ये आपका फॉर्मूला, यहाँ से एग्जाम में आपको क्वेश्चन भी एज अ न्यूमेरिकल भी दिखने को मिल सकता है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है। इस फॉर्मूला को आप इम्प्लीमेंट करेंगे और आंसर निकाल देंगे। कोई शक, कोई सवाल, एनीथिंग एनीबडी वांट्स टू आस्क, टेल, प्लीज शूट योर क्वेश्चन टू मी। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे फिर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक ये आंसर गलत मार्क हुआ है। द आंसर हेयर, यहाँ पे आंसर एक्चुअली मुझसे यहाँ मिस्टेक हो गई है ना। के ऑफ, ये आंसर तो सी ही है, ये केओ का मैंने आपको आंसर दिया है। दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू वर्क। आंसर आपका यही है, इंडिविजुअल टैक्स रेट और इनकम को आप नहीं लेते हो, ये लेते हो, ये लेते हो, ये लेते हो। क्या करते हो आप, यू डू नॉट कंसिडर दिस, ये नॉट में आ जाएगा। ये आप कंसिडर कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, ये कंसिडर कर रहे हो, ये कर रहे हो और ये भी कर रहे हो, और इस वजह से आंसर क्या है, आंसर इज सी टू द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। ओके, मैंने आपको केओ तो समझा दिया, बट क्या कंसिडर नहीं करना है इज द क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन कंसिडर नहीं करना इज द क्वेश्चन। ठीक है, सो आई हैव डन द करेक्शन हेयर। ओके, अब कुछ वैल्यूएशन मेथड के बारे में पूरे चैप्टर में बात हो रखी है, तो एक न्यूमेरिकल मैं आपके साथ और करना चाहूँगी बिफोर वी रैप अप। वैल्यूएशन मेथड्स में रिलेटिव वैल्यूएशन है, इक्विटी वैल्यूएशन मल्टीपल है, एंटरप्राइज वैल्यू मल्टीपल है, बुक वैल्यू और स्टॉक डेट। स्टॉक डेट के बारे में हमने लास्ट सेशन में एक क्वेश्चन किया था और मैंने रिलेटिव वाले के साथ अभी आपको एक क्वेश्चन करना सिखाया है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, जैसे कंपनी ई, एफ और जी है, इनका सेल्स, एबिटा, बुक वैल्यू और ईवी दे रखा है, तो हम क्या करने वाले हैं, ईवी और बुक वैल्यू और इबिटा से, सेल से, तीनों से आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, कैसे निकालेंगे, ईवी इबिटा को 1/2, ठीक है, ईवी बुक वैल्यू इज 1/3, ठीक है, ईवी सेल्स इज
1 डिवाइड बाय 4 और आप कैलकुलेट करके आंसर्स निकाल देंगे। सिंपल, एकदम प्लेन वैनिला सिंपल। आपके पास कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउड होगा। ओके, तो कैसे निकालेंगे? ये निकालेंगे 3000 डिवाइडेड बाय 900 इक्वल्स टू 3.33, ये रहा। ठीक है, ये आया 3000 डिवाइडेड बाय 400 इक्वल्स टू 7.5, ये रहा। ओके, 3000 डिवाइडेड बाय 1000 इक्वल्स टू 3, ये रहा। जैसे अपन ने कंपनी ई के लिए निकाला, ऐसे एफ और ऐसे जी के निकाल देंगे। दिस डिवाइड बाय दिस, दिस डिवाइड बाय दिस, दिस डिवाइड बाय दिस, ऐसे अपन कर देंगे। ईवी टू बीवी, ईवी टू इबिटा और ईबी टू सेल्स। इबिटा इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। ओके, ऐसी कंपनी जी के लिए निकाल देंगे और अब एवरेज आउट कर देंगे। कैसे एवरेज करेंगे? 7.5 प्लस 8 प्लस 10, यस, इसका 7.5 प्लस 8 प्लस 10 कितना हुआ? और जब भी आप एवरेज इनका करते हो तो इसे जबकि कंपनीज अपन के पास 3 है ना, बट डिवाइड बाय 2 ही करेंगे। डिवाइड जो है अपन 2 के साथ ही करेंगे, चाहे 3 है क्यों ना भी। ठीक है, क्या हो जाएगा? 3.33 प्लस 4 प्लस 3 इक्वल्स टू डिवाइड बाय 2 5.65। ये अपने डिवाइड बाय 2 एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखेंगे। और ऐसे ही नेक्स्ट है 3 प्लस 2 डिवाइड बाय 2 3.5। आर वी क्लियर? जब भी एवरेज आउट में मल्टीपल वैल्यूएशंस के साथ अपन को कैलकुलेट करना होता है, कंपेयरिंग वेरियस कंपनीज। ठीक, अब द फॉलोइंग एस्टिमेशन ऑफ कंपनी एम्स एंटरप्राइज वैल्यूएशन कैन बी डिराइव्ड बाय अप्लाइंग द एवरेज मल्टीपल्स टू कंपनीज फाइनेंशियल फिगर। अब आपको ये अमाउंट दे रखे हैं 12.75, 1.65 और 3.5, ये से तीनों एवरेज दे रखे हैं। अभी बिटा ऑफ एम 500 करोड़, ये EFG कंपनी है, ये आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी हुई है। दिस इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू यू, दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन। तो EV टू M कैसे निकालोगे आप? EV टू M कैसे निकाल दोगे दोस्तों? EBITDA ऑफ M है और EV EBITDA है, तो कैसे निकालते हैं? EV अपॉन EBITDA ये फॉर्मूला है निकालने का। EV, हाँ, तो कैसे निकाल देंगे दोस्तों? यहाँ पे आपको एक चीज दे रखी होगी, EV अपॉन EBITDA इक्वल्स टू, यहाँ पर EV क्या दे रखा है, सॉरी EBITDA कितना दिया हुआ है? 500। ठीक है, और ये अमाउंट दे रखा है 12.75। आपको EV निकालना है, तो EV इक्वल्स टू 12.75 इंटू 500। नहीं, गलत, मैंने गलत कर दिया ये कुछ यहाँ पर, है ना। 12.75 इंटू, हाँ ठीक है, दिस इज फाइन। ये ऐसे तो निकालेंगे ना, EV अपॉन EBITDA इक्वल्स टू, वैल्यूएशन आपको दे रखी है, वैल्यू आपको दी हुई है, निकाल देंगे, इक्वल्स टू 6375। आंसर 6375 करोड़। ऐसे ही निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे? 2000 इंटू 5.165, 10330 करोड़। ऐसे ही सेल्स बेसिस पे निकाल देंगे 3.5 इंटू 5500, 19250। अब तीनों का EV पता चल गया है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? तीनों को अब डिवाइड बाय 3 करेंगे। जब भी आप ऐसे कर रहे होते हो, कंपनीज के साथ कर रहे हो तो डिवाइड बाय 2 ही रहता है, और जब इंडिविजुअली कर रहे होते हो, किसी एक ही कंपनी के लिए कर रहे होते हो, तो वहाँ पर जितने भी वेरिएबल्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आएंगे, इसलिए यहाँ पर डिवाइड बाय 3 कर देंगे और अमाउंट आ जाएगा।
यहाँ पर डिवाइड बाय 3 इंपॉर्टेंट है, पीछे डिवाइड बाय 2 इंपॉर्टेंट है। एम आई क्लियर टू एवरीबडी? यहाँ नॉर्मल ही रहने वाला है, नॉर्मल एवरेज जैसे करते हैं, जितने होते हैं उसके साथ डिवाइड कर देते हैं। एम आई क्लियर गाइज? एक ये अच्छा क्वेश्चन मैंने आपके साथ प्रैक्टिस किया है, ऐसे ही और क्वेश्चंस हम आपके साथ करते रहेंगे आपके अपने JIB CIB वाला पर, है ना। आपके यूनिट 16 से रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके, ओवरऑल ये 16th सेशन है आपके संकल्प बैच का। ये मॉड्यूल C कर रहे हैं हम इस समय। मॉड्यूल C में टोटल अपन के पास 6 यूनिट्स हैं, 3 यूनिट ऑलरेडी कर चुके हैं, 3 और, है ना। आज हम आई थिंक 13th यूनिट पे हैं, 13, 14, 15, 16, हाँ 4th डे है अपन का। 4/6 करने चल रहे हैं। ठीक जी, चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन विदाउट एनी अडूज। स्पेशल केसेस ऑफ वैल्यूएशन। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, मतलब हमने डिस्काउंटेड कैश फ्लो देख लिया, ठीक है जी, हमने अदर कैश फ्लो अदर देन डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स देख लिए। आज हम देखने वाले हैं कि स्पेशल केसेस में वैल्यूएशन कैसे करी जाती है। जैसे कि कोई इंटेंजिबल एसेट, जब मैं ऑल ओके, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। व्हाट आर द इंटेंजिबल एसेट्स? इंटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जो नॉन मॉनेटरी होते हैं बट टेंजिबल वैल्यू होती है, ठीक है, पैसे में तो नहीं है बट टेंजिबल वैल्यू है। फिनेंशियल एसेट डिवॉइड ऑफ फिजिकल सब्सटेंस, जिसमें फिजिकल सब्सटेंस नहीं है बट फिनेंशियल एसेट्स हैं। नॉन मॉनेटरी एसेट्स हैं क्योंकि हम इंटेंजिबल के बारे में बात कर रहे हैं, और इनमें फिजिकल सब्सटेंस भी नहीं है। फिजिकल मतलब जो दिख नहीं सकते, जो टच नहीं कर सकते बट होते हैं, जैसे हवा। बट हवा इज नॉट एन इंटेंजिबल एसेट, क्योंकि अब हमने इसको, ये हमारे गुडविल, पैटेंट्स, ट्रेडमार्क जैसे नहीं है, ठीक है ना। और ये मॉनेटरी एसेट हैविंग मटेरियल फॉर्म, ये दोनों तो आंसर नहीं है, मटेरियल फॉर्म तो नहीं है, इन दोनों में से एक आंसर होने वाला है, और आंसर है सी, जो कि नॉन मॉनेटरी एसेट है। पैसे नॉन मॉनेटरी एसेट है और फिजिकल सब्सटेंस नहीं है, जैसे कि गुडविल, ठीक है ना। ये इंटेंजिबल एसेट है, इंटेंजिबल। जो इंटेलेक्चुअल होती है प्रॉपर्टी वो अलग होती है गाइस, जैसे कि पैटेंट्स वो अलग होती है ना, जैसे पैटेंट, ट्रेडमार्क। तो कंफ्यूज नहीं होंगे इंटेंजिबल और इंटेलेक्चुअल में, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। एम आई क्लियर? दे माइट बी सेम, माइट बी सेम, माइट कम, बट इन जनरल टर्मिनोलॉजीज, मैं टर्म्स की बारे में बात कर रही हूँ, टर्म्स आर टू डिफरेंट। ठीक, हेलो सबिया जी, कैसे हैं आप? कैसी चल रही हैं क्लासेस और तैयारी? ABFM क्लियर करना है अपन को, एंड आई होप रूरल बैंकिंग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। कॉपीराइट एटसेट्रा ये सब इंटेलेक्चुअल है, एब्सोल्युटली करेक्ट है सबिया जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which of the following approaches do you believe is most suitable for the purpose of determining the value of intangible asset? जो intangible asset है उनकी वैल्यू तक पहुंचने के लिए सबसे बढ़िया मेथड कौन सा है? गाइज नेक्स्ट 10 मैक्स मिनट्स में हमारा आज का सेशन कंप्लीट हो जाएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आज आपके साथ कर रही हूँ। यहाँ से एग्जाम पीछे पास्ट में बने हैं और आगे भी बन सकते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, आइए देखेंगे। क्या बेस्ट तरीका इंटेंजिबल एसेट को निकालने का? मल्टीपल? नो। एक्सक्लूसिव? नो। कंसिस्टेंट? नो। इट इज रिलेटिव अप्रोच, जहां आप कंपेयर करते हैं और वैल्यू तक पहुंच जाते हैं। ओके, इंटेंजिबल के लिए बेस्ट इज रिलेटिव। वेरी गुड क्वेश्चन। अब आपको कंसेप्ट आता होगा तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो कंसेप्ट इज मस्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक जी, लंबे समय के लिए क्लासेस लो। क्या इनपुट है आपका, मुझे बताइए। मतलब क्वेश्चन ज्यादा करें अपन क्लास में।
ये बताइएगा मुझे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ओके, financial companies by their very nature are not highly leveraged institutions। क्या ये सही बात है? आप जो कि फिनेंशियल कंपनीज से ही बिलोंग करते हैं, है ना, बैंक सर्विसेज वही देते हैं, ये हाईली लेवरेज इंस्टीट्यूशंस नहीं है। करेक्ट बताना है आपको। ठीक है सभ्या जी, पॉइंट टेकन। अब आज का सेशन तो जो अपन लेकर आए हैं वही रहेगा, बट नेक्स्ट सेशन में आई इंक्लूड मोर क्वेश्चंस। ठीक, ये कंसेप्ट्स ज़्यादा ले आएंगे, क्वेश्चंस तो उन कंसेप्ट से ही बनने वाले हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या है? नेट इंटरेस्ट इनकम एंड फी इनकम आर द लीस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज फॉर इनकम फ्रॉम बैंक। कैसी बात कर रहे हैं आप? बैंकर्स को बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट इनकम सबसे कम इम्पॉर्टेंट है? कैसी बात? नो 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 नो। नेक्स्ट क्या है? A basic principle of accounting says that the capital expenses must be separated from operating expenses। सही बात है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंसेस जो होते हैं वो आपकी बैलेंस शीट में जाते हैं, और जो मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोल रही हैं इसको हम रेवेन्यू एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं, ये आपके पीएनएल में जाते हैं। तो इनकी अकाउंटिंग डिफरेंट है, तो ट्रू बात बता रहे हैं हम, हमारे से करेक्ट भी पूछी हुई है, फिर भी हम डी पूछ पढ़ लेंगे एक बारी। द अल्टीमेट बेनिफिशियरी ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज इज ऑलवेज द फर्म एंड नॉट द कस्टमर, विच इज नॉट करेक्ट। कस्टमर को भी तो टेक्नोलॉजी का बेनिफिट मिल रहा है, तो दिस इज नॉट करेक्ट। आंसर विल बी, क्या रहेगा सही आंसर दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 3, it is C। Let's go to question number 4. Which of the following would have a negative impact on the demand for real estate? अगर डिमांड जो है रियल एस्टेट की रियल एस्टेट की डिमांड पे किसका नेगेटिव इम्पैक्ट रहने वाला है? लो लिक्विडिटी का कह सकते हैं। मतलब अगर मेरे घर में भी मेडिकल कंडीशन चल रही है, तो देयर वाज सम अजम्पशंस, अलग अलग डॉक्टर से बात कर रहे थे तो अलग अलग बातें आ रही थी। कोई बोल रहा था कुछ 40 लाख लगेगा, कोई 50 लगेगा, तो वी वर थिंकिंग कि कोई प्रॉपर्टी रख दे क्या बेचने के लिए, हाँ, फॉर लिक्विडिटी टू बी देयर। बट प्रॉपर्टी रखेंगे, वो बिकेगी, जब बिकेगी तब आएंगे पैसे, है ना। तो लिक्विडिटी रहती है क्या रियल एस्टेट में? दिस इज अ पॉइंटर दैट वी नीड टू कंसिडर, है ना। ये नेगेटिव इम्पैक्ट डेफिनेटली है। पोटेंशियल फॉर कैपिटल ग्रोथ, ये तो बेनिफिट है, ये तो प्लस है। रेकरिंग इनकम, अगर हमने कोई प्रॉपर्टी ले रखी है उसको रेंट पे चढ़ा दिया, वर्क तो पॉजिटिव है। नेगेटिव पूछ रहा है अपन से। प्रॉपर्टीज पोटेंशियल फॉर रीडेवलपमेंट, ये भी पॉजिटिव है। तो क्या रहेगा नेगेटिव इम्पैक्ट? लिक्विडिटी कैसी रहती है यहाँ पर? लिक्विडिटी कैसी रहती है दोस्तों? इट इज लो लिक्विडिटी। क्योंकि मेरे साथ रिसेंट ही केस हुआ है, तो मैं तो इसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ समझा सकती हूँ। येस्टरडे वाज माय फादर सर्जरी, खैर इतने पैसे नहीं लगे, वी वर एबल टू मैनेज इट इन अ लोअर अमाउंट, बट and he is doing well by God's grace. But yes, it is an example that we need to consider, ताकि एग्जाम में अगर ये केस के फॉर्म में भी क्वेश्चन आता है तो आपको पता है इसको हमें कैसे एक्नॉलेज करना है, टैकल करना है। 5th क्वेश्चन देखेंगे। अब कन्वर्टेबल सिक्योरिटी कौन सी है? कन्वर्टेबल सिक्योरिटी कौन सी है? कन्वर्टेबल इनटू कैश एट होल्डर्स डिस्क्रेशन, जिसके पास है, मतलब मेरे पास है अगर कोई कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, तो मैं जब चाहूँ इसको कैश में कन्वर्ट कर सकती हूँ। अब बॉन्ड और प्रेफरेंस शेयर कन्वर्टेबल एट कंपनीज ऑप्शन, यहाँ पे होल्डर है या कंपनी है। अब बॉन्ड और प्रेफरेंस शेयर दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन इक्विटी एट द चॉइस ऑफ होल्डर, एक प्रेफरेंस शेयर है जो आप, या फिर बॉन्ड है जो होल्डर के चॉइस पे चेंज कर सकते हो। अब सिक्योरिटी दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू बॉन्ड एट द चॉइस ऑफ द होल्डर, देखो आंसर तो है सी। देखो कैश में तो कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं आपने, हाइब्रिड
फिनेंस के बारे में अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ेंगे मॉड्यूल सी के अंदर, ठीक है। वहाँ पर यही होता है, जहाँ इनिशियल टाइम में कोई शेयर, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है वो डेट है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसे हम इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आंसर हेयर इज सी, अ वेरी गुड क्वेश्चन। कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हमेशा गुड होते हैं, यहाँ से ये आधे नंबर और 1 नंबर के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग आर स्पेशल फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी। इनमें से कौन सा स्पेशल फीचर है? यूजिंग ऑफ डेट फॉर अर्निंग इनकम, कह सकते हैं डेट, आप डेट हमने यूज़ किया, लोग को दे रहे हैं और वहाँ से इनकम ले रहे हैं। हेविली रेगुलेटेड सेक्टर, ये बात तो सही है, फाइनेंशियल सर्विस हेविली रेगुलेटेड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। डिफिकल्टी इन मेजरिंग री इन्वेस्टमेंट, क्या ये भी सही लग रहा है आपको? क्या बोलते हो दोस्तों, व्हाट डू यू गाइस से? यस, री इन्वेस्टमेंट को मेजर करने में थोड़ी डिफिकल्टी आ सकती है, बिल्कुल। तो क्या क्या अपन के पास स्पेशल फीचर्स हैं? यूज ऑफ डेट फॉर अर्निंग इनकम, एब्सोल्युटली करेक्ट। रेगुलेटेड है, बिल्कुल रेगुलेटेड है। मेजरिंग, री इन्वेस्टमेंट को मेजर करने में डिफिकल्टी आ सकती है। कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स रहते हैं कि इतना आपको मेंटेन करना है, CRR, SLR, एटसेट्रा एटसेट्रा। डिफिकल्टी इन चॉइस मल्टीपल्स, जो वेरिएबल्स हैं इनको चूज करने में डिफिकल्टी आ सकती है, ठीक है। इश्यूज फेस्ड फॉर इनकम एस्टिमेशन ड्यू टू प्रोविजनिंग फॉर लॉस के लिए प्रोविजन बनाना है, जैसे NPA अगर कोई हो सकता है, या SPA में जाना है, स्पेशल पर्पस अकाउंट के अंदर अपन को जाना है, स्पेशल मेंटेनेंस अकाउंट के अंदर जाना है। वैसे तो 90 डेज तक नहीं आता है पैसे, तब NPA होता है ना, बट 1 मंथ, 0 to 1 मंथ, 0 to 30 डेज, 30 to 60 डेज, और 61 डेज to 90 डेज, है ना, वो वाला प्रोविजनिंग भी अपन को क्रिएट करनी है। और कुछ गवर्नमेंट के डायरेक्टिव्स भी ध्यान रखने होते हैं जो फाइनेंशियल मिक्स के साथ रहते हैं। तो ये सारे फीचर्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि केस स्टडी नहीं आ सकती, बट डायरेक्ट क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, ठीक। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6 फॉर यू ऑन द स्क्रीन। लेट्स टेक अ न्यूमेरिकल। आइए एक न्यूमेरिकल करते हैं, ताकि हमारे को ये टॉपिक की गहराई थोड़ी और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सके। जैसे एक फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, दैट हैज़ अ लोन पोर्टफोलियो 5000 करोड़ का, और उसका वेटेड एवरेज ड्यूरेशन जो है वो है 7 साल, 7 years। फॉर दीज लोन्स द फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन जनरेट्स एन इंटरेस्ट रेवेन्यू ऑफ 400 करोड़, मतलब 5,000 करोड़ रुपए डालकर 400 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आ रहा है, ठीक है जी। फर्दर अज्यूम करते हैं, मान लेते हैं जो डिफॉल्ट रिस्क है वो 5.5% का है, मतलब इतने लोन जो हो सकता है वो डिफॉल्ट NPA हो जाए, ठीक है जी। द फेयर मार्केट इंटरेस्ट रेट इज समथिंग दैट कैन बी एस्टिमेटेड बाय ईदर हैविंग रेटिंग एजेंसीज रेट, जैसे कि क्रिसिल, केयर एटसेट्रा, इकरा जो है अपन के, the loan portfolio और measuring the potential for default risk in the portfolio, मतलब अल्टीमेटली आप मेजर करना चाह रहे हो। तो फॉर्मूला क्या लगाओगे आप? 400 करोड़ का रेवेन्यू है, ठीक है, 5.5% के हिसाब से आप 7 साल के लिए इसको एन्युटी निकालोगे। कैसे निकालोगे? 1/1.07, दिस इज, यू हैव टू डू इट फॉर 5 years, नहीं सॉरी 7 years, 7 years के लिए करोगे ना, 1.0550 परसेंटेज, ये है ना, इसलिए इस पे निकालोगे, एन्युटी करोगे 400 को, और उसमें ऐड करोगे, प्लस करोगे जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट करी थी, डिवाइड बाय अगेन 1.055 7 years के लिए, तो अमाउंट आएगा, जब आप कैलकुलेटर पे इसे कैलकुलेट करोगे तो अमाउंट आएगा 5,710.37 crores। इतने पैसे डालेंगे तो इतने निकालेंगे। इसमें अपन ने NP भी निकाली है, 7 years का टाइम वैल्यू भी लिया है, और NP भी अपन को निकालना आता है, हमने पीछे क्वेश्चंस में किया है।
बहुत इंपॉर्टेंट है। पीछे जो हमने यूनिट 9, 10, 11, 12, हाँ 11 तक, 11th यूनिट तक जितने भी हमने न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। आई होप आप सब लोग खुद भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और कोई पर्टिकुलर सेशन अगर आप मेरे से चाहते हैं कि मैं न्यूमेरिकल पर ही कोई पर्टिकुलर सेशन कर लूँ आफ्टर दिवाली, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, मैं पर्टिकुलर एक सेशन हो सकता है 2 घंटे का पर्टिकुलरली न्यूमेरिकल पर ही ले लूँ, ताकि आपको फॉर्मूला भी समझ में आ जाए, उनको सॉल्व कैसे करना है वो भी समझ में आ जाए एक ही जगह। तो मुझे आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा, हम किसी जो भी आपका दिवाली के बाद वीकेंड आ रहा होगा, छुट्टी आ रही होगी, वहाँ पर हम इसे कर लेंगे। ठीक, आज क्वेश्चंस के साथ, तो बने रहिएगा मेरे साथ टिल द एंड इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस यूनिट। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स। कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। हेलो सबिया जी, गुड इवनिंग। आइए मर्जर्स, एक्विजिशन और रिकंस्ट्रक्टिंग से लेते हैं कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू ऑन द स्क्रीन, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ठीक है, इन रिवर्स मर्जर अ स्मॉलर कंपनी एक्वायर्स अ स्टिल स्मॉलर कंपनी। रिवर्स मर्जर के अंदर एक स्मॉलर कंपनी अपने से भी छोटी कंपनी को एक्वायर करती है, विच इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट। इन अ रिवर्स मर्जर अ स्मॉलर कंपनी एक्वायर्स अ लार्जर कंपनी। एक्चुअली में इसमें छोटी मछली बड़ी मछली को खाती है। ठीक है, इन अ रिवर्स मर्जर लार्जर कंपनी एक्वायर्स अ स्मॉलर कंपनी। नो, तो इसमें उल्टी गंगा कहाँ भाई? इन अ रिवर्स मर्जर एनबीएफसी एक्वायर्स अ non-financial company? No. What will be the right answer, bankers? Very very good, superb. The answer is first question का B is the right answer. ठीक है, रिवर्स मर्जर में छोटी मछली बड़ी मछली को ऑब्जॉर्व करती है। ठीक है जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन के लिए। अ मर्जर इज सेड टू बी सिनर्जिस्टिक। सिनर्जी क्या होती है? जहाँ पे 1 और 1 11 की जगह, मतलब 1 और 1 11 तो इन जनरल बोलते हैं, वैसे 1 और 1 2 होते हैं, बट जब ये 2 से ज़्यादा होता है तो सिनर्जी बोलते हैं। व्हेन 1 + 1 = 2 की जगह ये मोर देन 2, जैसे मान लेते हैं मैं एक बिजनेस हूँ, सबिया जी एक बिजनेस है। ठीक है, सबिया जी x कमा रही हैं, ये 100 रुपये कमा रही है, लेट्स से फॉर एग्जांपल। मैं 50 रुपये कमा रही हूँ जब इंडिविजुअली कर रहे हैं, और जब साथ मिल रहे हैं तब 150 रुपये कमा रहे हैं। तो फ़ायदा क्या हुआ इस मर्जर का? जब कुछ ज़्यादा कर रहे हो तब तो फ़ायदा होगा, वरना अपने अपने लेवल पे भी तो बढ़िया कर ही रहे थे ना। ठीक, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मर्जर इज सेड टू बी सिनर्जिस्टिक इफ कंबाइंड वैल्यू ऑफ द कंपनी इज ग्रेटर देन द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द इंडिविजुअल कंपनीज बिफोर द मर्जर। तभी फायदा है। द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल कंपनी फॉलोइंग द मर्जर, द वर्थ ऑफ कंपनी एज अ होल, या नन ऑफ द अबव। विद द ऑप्शंस दैट वी हैव, क्या रहेगा सही आंसर सबिया जी? एंड एवरीबडी इन द क्लास, वेरी वेरी गुड। जब हम दोनों मिलकर जो पहले कर रहे थे उससे ज़्यादा करें तभी तो सिनर्जी आ रही है ना। यस, ये वन ऑफ द बेनिफिट्स है ऑफ मर्जर्स, वन ऑफ द बेनिफिट्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following entails dividing a larger corporation such as a conglomerate, एक बड़ा business, which is comprised of various division into multiple independent businesses। मतलब एक बहुत बड़ा बिजनेस था, उसमें अलग अलग डिवीजन थे, उन सब बिजनेसेस को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में और नए नए अपने अपने बिजनेस बना दिए। तो ये क्या हुआ? ये स्टॉक स्प्लिट हुआ क्या? एक शेयर स्प्लिट हो गया? नहीं। ये अमेलगमेशन हुआ, कुछ साथ जुड़ा क्या? नहीं। क्या ये शेयर बायबैक हुआ? हमने कोई शेयर बायबैक कर लिया? नहीं। ये डी मर्जर हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड। जब बिजनेस के छोटे टुकड़े करके उन्हें अलग अलग बिजनेस बना दिया जाता है तो उसे बोलते हैं डी मर्जर। फैंटास्टिक। वैल्यू ऑफ ए बी अगर मर्जर साथ जुड़ रहे हैं, है ना, इट शुड बी ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ ए एंड वैल्यू ऑफ बी इंडिविजुअली। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया चल रहा है। Sorry. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, ओके, आंसर ही दे रखा है यहाँ पर अपन को। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या पूछ रहा है? विच काइंड ऑफ मर्जर टेक्स प्लेस व्हेन 2 कंपनीज whose line of business are completely unrelated। मतलब मान लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट जो है
कपड़ों में चला गया, लेट्स से फॉर एग्जांपल विमल क्लोथिंग के साथ, दो अलग अलग स्ट्रीम लाइन है, ठीक है, बट वो साथ मिलकर हैज़ नथिंग इन कॉमन, बट उन्होंने डिसाइड किया साथ करेंगे। ये हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन है, हॉरिजॉन्टल कुछ इस तरीके से। ये कॉन्ग्लोमरेट है, बिजनेस अलग अलग तरीके के साथ में कर रहे हैं। ये अमैल्गमेशन है, दो लोग मिल रहे हैं। ये वर्टिकल इंटीग्रेशन है। आंसर हेयर इज कॉन्ग्लोमरेट। वैसे इंडिविजुअली आपको सारे पॉइंटर्स पता होने चाहिए और उसी के लिए दैट मीन्स अ लॉट टू मी सबिया जी। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। अच्छा लगा सुन के कि आपको अच्छा लगता है पढ़ने में मेरे से। आइए, हॉरिजॉन्टल मर्जर क्या है? जब दो बिजनेस सेम मार्केट सेक्टर से साथ मिल रहे हैं, वो है हॉरिजॉन्टल मर्जर। वर्टिकल मर्जर क्या है? जब दो ऑर्गेनाइजेशन, एक बायर एक सेलर रिलेशनशिप में आ रहे हैं, वो बन रहे हैं वर्टिकल। एक है बायर, एक है सेलर। लेट्स से दिस इज सबिया जी, दिस इज दिशा। साफ साफ पता चल रहा है वर्टिकल कौन खरीद रहा है, कौन बिक रहा है। हॉरिजॉन्टल अब सेम ही कर रहे हैं, सेम ही लेवल पर आ रहे हैं, सेम इंडस्ट्री सेम टाइम पर। ठीक, बात करें कॉन्ग्लोमरेट तो वो यही है जब दो अलग अलग बिजनेस है। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से केस स्टडी भी बन सकती है एग्जाम में, आपसे केस के फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, और बात करते हैं अमैल्गमेशन के बारे में, वो तो हम समझते ही हैं। जब दो कंपनी मिलकर एक्स वाई मिलकर एक्स और वाई मिलकर एक्स वाई बना रही हैं। ओके गाइज, ए वी फाइन है क्या? वही कंफर्म कीजिएगा, मुझे थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है। क्या ए वी फाइन है या मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है? कंफर्म करिए प्लीज। ओके, सही आने लगा है अब। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ से इतने सारे कंसेप्ट्स बन सकते हैं और वो सारे कंसेप्ट्स मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। थोड़ा समय बिताएंगे वो कंसेप्ट्स को समझने के लिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक एग्जाम्पल नहीं है, नॉट एन एग्जाम्पल of a measure that a target company might take to avoid being acquired। मतलब ये जो मर्जर हो रहा है ना, वो मर्जर ना हो, मतलब प्री ना हो, उसके लिए क्या करा जा सकता है। ठीक है, जो करा जा सकता है वो नहीं आंसर है, जो नहीं किया जा सकता है वो सही आंसर है, क्योंकि नॉट इज व्हाट द फोकस इज ऑन। पॉइजन पुट्स, पॉइजन कॉल्स, गोल्डन पैराशूट या स्टैगर्ड बोर्ड। क्या नहीं करता है एक बिजनेस, या चलो ऐसे करते हैं, एक बिजनेस क्या करता है ऐसा कि उसे अक्वायर करने से बचाया जा सके, कि उसको कोई खरीदे नहीं। ठीक है, तो क्या नहीं करना चाहिए इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग यू। गोल्डन पैराशूट तो है वन ऑफ द टेक्नोलॉजीज, वन ऑफ द वेज थ्रू विच आप अपना मर्जर रोक सकते हो, और ये पता होना चाहिए कौन क्या है। तो ऐसा करते हैं, पहले एक एक करके सब समझ ही लेते हैं। आंसर यहाँ पे पॉइजन कॉल है, क्योंकि पॉइजन पुट इज वन ऑफ द वेज। समझते हैं एंटी टेक ओवर डिफेंस क्या क्या है। तो प्री ऑफर डिफेंस में फर्स्ट डिफेंस जो हमें नजर आ रहा है वो स्टैगर्ड बोर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरे को। प्री ऑफर डिफेंसेस में जो एंटी डिफेंस, एंटी टेक ओवर डिफेंस है, वो है स्टैगर्ड बोर्ड। स्टैगर्ड बोर्ड में क्या होता है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं यहाँ पर 3 इक्वल हिस्से में बांट लिया जाता है। वन ग्रुप इज सिलेक्टेड टू लीड ईच ईयर। मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं मेरा बिजनेस है, ठीक है। अब मेरे बिजनेस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, मेरी कंपनी है, तो अब आप मुझे खरीदना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि ऐसा है, हम ना डिसीजन मेकिंग में बहुत टाइम लगा देते हैं, और हमें क्या करते हैं, कुछ समय के लिए कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहेंगे हमारे मेंबर्स में से, कुछ समय में कुछ और रहेंगे, कहेंगे वो वाले इसको ब्रीफ कर रहे हैं, फिर कोई और बन जाएंगे। तो इस लंबे प्रोसेस में सामने वाला बंदा डिसइंटरेस्टेड हो जाएगा। ये स्टैगर्ड बोर्ड, अपने बोर्ड को हमने स्टैगर कर दिया कि डिसीजन मेकिंग में बहुत समय लग रहा है भाई साहब, हमारा कोरम बनेगा, वोटिंग होएगी, फिर हम एक डिसीजन तक पहुंचेंगे, तब तक आप देख लो अगर आप वेट कर सकते हो। इट इज़ वन ऑफ द वेज जिससे आप अपना टेक ओवर रोक सकते हो। दूसरा वे, प्रोविजन ऑफ सुपर मेजॉरिटी क्लोज। इसमें बेसिकली इस मर्जर को अप्रूव होने के लिए बहुत हाई परसेंटेज ऑफ वोट लगाते हैं, कभी कभी तो 100% लगा देते हैं।
टिपिकली ओवर 80% लोग अगर हाँ बोलते हैं तो ही टेक ओवर होगा, वरना नहीं होगा। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे एग्जाम में दिख रहा है जो बन सकता है। ओके फिर है पॉइजन पिल्स, जहर दे दो, नहीं जहर नहीं देना है। बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट दे दी जाती है टू बाय बॉन्ड्स और प्रेफरेंस शेयर्स that in case of a merger are converted into stock of acquiring firm और very favorable terms। मतलब मान लेते हैं मैं एक कंपनी की ऑलरेडी शेयर होल्डर और आप मुझे खरीद रहे हैं, ठीक है, इस कंपनी को खरीद रहे हैं, तो मैं बोल रही हूँ मैं तब बिकूंगी आपको जब आप मेरे शेयर्स की वैल्यू, जो आपकी कंपनी के शेयर्स की वैल्यू है, उससे बहुत कम दामों में मुझे अपने शेयर्स दे देंगे, मेरे को एक अच्छी पोजीशन देंगे, तो मैं आपकी कंपनी के साथ बिकूंगी। और इस केस में आप हो सकता है कि आप मुझे खुद ही मना कर दो। एक मीठी छुरी चलाई है मैंने, हाँ ठीक है मैं रेडी तो हूँ, बट ये मेरी कुछ शर्तें हैं, और शर्तें ऐसे कर दो कि अरे भैया एक तरफ खाई दूसरी तरफ कुआ। ये है पॉइजन पिल्स। ठीक, नेक्स्ट क्या है, पॉइजन पुट। और पॉइजन पुट एक वन ऑफ द ऑप्शंस था आपके ऑप्शन में, ठीक है। अब पॉइजन पुट एक एंटी हॉस्टाइल टेक ओवर डिफेंस टैक्टिक है, जहाँ पे टारगेट कंपनी को रिडीमेबल बॉन्ड्स इश्यू करने को बोला जाता है, दैट कैन बी परचेज, सॉरी नो, ओके लेट मी पुट इट इन अदर वर्ड्स, ढंग से बताते हैं दोबारा से। पॉइजन पुट भी एक हमने समझा कि डिफेंस रोकने का एक तरीका है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो टारगेट कंपनी है, मतलब अगर मेरे को खरीदना चाह रहे हो आप, मैं क्या करूँगी, द टारगेट कंपनी इशूइंग रिडीमेबल बॉन्ड्स दैट कैन बी परचेज बिफोर दे मैच्योर। A pre-offer defense technique that is similar to poison pill tactic is a poison put defense। जैसे हमने पीछे poison pill देखा ना, कुछ वैसा सही है। यहाँ पे हम redeemable bonds बोल रहे हैं कि आपको हमारे को पे करना पड़ेगा, अगर आप मुझे खरीदना चाहते हो तो ये अच्छे प्राइजेस पे मुझे you'll have to pay me। कुछ poison pill जैसा ही है ये, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं डुअल क्लास। वैसे ये ऑप्शन नहीं था, बट क्योंकि these shareholders are given preference in voting process और वो मना करेंगे तो हम बिक नहीं पाएंगे ना। फिर अपन के पास गोल्डन पैराशूट, ये इफ द करंट मैनेजमेंट इज रिटेन्ड आफ्टर टेक ओवर दे आर एलिजिबल टू ऑब्टेन अ वेरी जेनरस रेम्यूनरेशन पैकेज। अगर आप हमें खरीदना चाहते हो तो जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनको भयंकर पैसा आपको देना पड़ेगा एज सैलरीज। तो अगर आप दे सकते हो तो ले लो हमें, वरना तो अच्छा तो हम चलते हैं, ठीक है। ये हमारे एंटी डिफेंस टेक ओवर्स हैं जो प्री ऑफर डिफेंस, मतलब खरीदने से पहले, अभी टेक ओवर नहीं हुआ है, तो ये भी है, ये भी है और ये भी है, ये कुछ नहीं होता। या तो पॉइजन पिल होती है या पॉइजन पुट होता है, पॉइजन कॉल कुछ नहीं होता है, जिसकी वजह से यही सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, आर वी गुड गाइस? बैंकर्स, मजा आया क्या क्वेश्चन नंबर 5 को करने में? मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर्स है, मतलब ABFM को एक्चुअली में डिफाइन करता है चैप्टर। हम क्लास में तो बहुत समय पढ़ लेते हैं इस चैप्टर को पढ़ने में, ठीक जी। अभी आगे बढ़े, ओके। डेट क्या है? डेट इज अ डैश फिनेंशियल सिस्टम एज पर जी बेनेट स्टेवर्ड 3 एंड डेविड एम ग्लासमैन। डेट क्या है? डेट वन टाइम फिनेंशियल सिस्टम है, जस्ट इन टाइम फिनेंशियल सिस्टम है, मनी वैल्यू फिनेंशियल सिस्टम है, ये सारे ही हैं। ऐसा हमें जी बेनेट स्टेवर्ड 3 और डेविड एम ग्लासमैन ने बोला है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट विल बी द राइट आंसर बैंकर्स? आपको क्या लगता है ये सही आंसर है? ऑल ऑफ द अबव इज नॉट द राइट आंसर। ऑल ऑफ द अबव हमें हमेशा कहता है, बुलाता है, बट हमेशा जाने का नहीं, ढंग से ऑप्शन पढ़ने का है। वन टाइम ऑल्सो इज नॉट द राइट आंसर। आंसर हेयर इज जस्ट इन टाइम, क्योंकि जब पैसों की रिक्वायरमेंट है तो उधार तो आप जब चाहिए तब ले सकते हो ना, शेयर्स जब चाहिए तब ले सकते हो, ऐसे नहीं हो सकता है। शेयर्स के लिए एक प्रॉपर प्रोसेस है, अगर आप इक्विटी के थ्रू जाना चाहते हो तो। ऐसा हमें जी बेनेट स्टेवर्ड 3 ने बोला है दोस्तों, ठीक। एक अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 7। सेवेंथ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? डेट इज अ डैश whereas equity is a dash. The yin and yang of corporate finance are represented by equity and debt respectively. जैसे राम लखन, ये हमारे राम लखन है, कौन?
डेट और इक्विटी। तो डेट एक स्वॉर्ड है और इक्विटी एक पिलो है, या डेट एक पिलो है और इक्विटी एक स्वॉर्ड है। डेट एक ट्विन ब्लेड है और इक्विटी एक पिलो है, या फिर डेट कुछ भी नहीं है और इक्विटी भी कुछ भी नहीं है। सी इज नॉट द राइट आंसर। ट्विन ब्लेड नहीं है, डेट एक स्वॉर्ड है, मतलब एक तलवार की तरह है। ठीक है, पैसे तो मिल जा रहे हैं बट लग गए हैं, देना पड़ेंगे हर महीने ब्याज के साथ वापस। एक कमिटमेंट कर दिया आपने, इट्स अ स्वॉर्ड। जबकि एक आरामदायक तकिए की तरह है आपका इक्विटी, क्योंकि ये परमानेंट कैपिटल है बिजनेस के लिए। हाँ, मान लिया आपको कंट्रोल देना पड़ेगा, वोटिंग राइट देनी पड़ेगी, अपने प्रॉफिट में से हिस्सेदारी देनी पड़ेगी, बट कोई फिक्स कमिटमेंट भी तो नहीं है। पैसा कमाएंगे तो बांटेंगे, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, वरना कोई दिक्कत नहीं है। फिक्स कमिटमेंट नहीं है। ठीक, द आंसर इज ए to question number 7. Are we clear? Bankers बहुत बेहतरीन चैप्टर कर रहे हैं, one of my personal favorite. Chapter 17, Unit 17 of ABFM. Let's go to question number 8. When a company or a division possesses the following qualities, it indicates that it is a strong candidate for leveraged buyout. Leveraged buyout क्या होता है? मान लेते हैं मैं आपको खरीदना चाहती हूँ, मैं कंपनी आप कंपनी, मैं आपको खरीदना चाहती हूँ, तो मेरे पास पैसे नहीं है, मैं उधार लेकर बाजार से लेवरेज कर रही हूँ ये बाय आउट करने के लिए। उधार लेके आप में डालूंगी और आपको खरीद लूँगी एज अ बिजनेस, इसे बोलते हैं लेवरेज बाय आउट। तो बोल रहे हैं कंपनी या किसी डिवीजन में क्या खूबियाँ होनी चाहिए, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि आपको एक यू कैन बी अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट फॉर अ लेवरेज बाय आउट। क्या है? आपकी मैनेजमेंट टीम अच्छी हो, बढ़िया कैश फ्लो हो, तभी तो मैं खरीदूंगी। अगर आप में अच्छा कैश फ्लोज नहीं, मैं क्यों खरीदूंगी? इजी एग्जिट, तो पैसे आज डालें, थोड़ा सा मैं आपके साथ काम करूंगी, लगभग 8 से 10 साल गुड ईयर्स बोले जाते हैं। 10 साल इज अ जनरस टाइम जहाँ एक स्टार्टअप पे पैसे लगाए जा सकते हैं। स्टार्टअप एक चैप्टर है जो कि यूनिट 20 है, वो हम आने वाले दिनों में करेंगे दिवाली वाले टाइम पे। तो इजी एग्जिट जहाँ मिल रही है तो इट्स अ गुड क्वालिटी, या ये सारी ही हैं गुड इंडिकेटर्स, ऑल वेरी वेरी गुड बैंकर्स। बहुत बढ़िया सभी है जी, द आंसर इज डी, ये सारे ही बढ़िया है लेवरेज बाय आउट के लिए। कोई भी कंपनी को, कैंडिडेट को, प्रोसेस को, बिजनेस को हम बोल सकते हैं बढ़िया है अगर वहाँ पे टीम मैनेजमेंट अच्छी है, कैश फ्लोज अच्छे हैं, कंसिस्टेंट है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस अच्छी है ना, अडेप्टिबिलिटी है सेल ऑफ असेट से, जो आज ज़रूरत नहीं है, जो ज़रूरत नहीं है उनको बेच दो, ऐसे नहीं तो मेरे हैं ऐसे मत करिए। हाँ, रिक्वायर्ड फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर क्वाइट लो, पैसों की ज़्यादा ताम झाम नहीं है और इजी एग्जिट है, तो ये बढ़िया है लेवरेज बाय आउट के लिए। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, इस सिनेरियो के अंदर द पोर्शन ऑफ बिजनेस इज सेगमेंटेड ऑफ एंड स्पन ऑफ, अलग कर दिया जाता है, एक सेगमेंट अलग कर दिया जाता है, पूरा बिजनेस डिमर्ज नहीं कर रहे हैं। ओके, एक पूरे बिजनेस में एक पोर्शन अलग कर दिया और उसे नया बिजनेस बना दिया। दिस मीन्स दैट देयर इज नो चेंज इन ओनरशिप। ये क्या है? स्पिन ऑफ है, पार्शियल सेल ऑफ असेट्स है, इक्विटी कार्व आउट है कि स्प्लिट अप है। ये सारे ही टॉपिक्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बट कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में ही आपको आंसर दिया हुआ है। व्हाट्स द राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 9 ऑन योर स्क्रीन। क्या रहेगा सही आंसर? आप लोग के आंसर्स का मैं कर रही हूँ वेट। इसी को स्पिन ऑफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसी को स्पिन ऑफ बोलते हैं। जब हम कोई एक डिपार्टमेंट को एक नए बिजनेस की तरह खड़ा कर देते हैं, तो अलग अलग तरीके हैं अपन के पास, डिसइन्वेस्टमेंट, डी इन्वेस्टमेंट, डीमर्जर या डाइवर्स्टर्स के, जहाँ पे हमने कोई कंप्लीट या पार्शनल सेल ऑफ असेट कर दिया। ठीक है, कोई बिजनेस का कोई असेट ट्रांसफर कर दिया, कोई एक या पूरा। ठीक है, फिर अपन क्या स्पिन ऑफ है, जो मैंने अभी अभी आपको बताया, जहाँ हमने एक पूरा बिजनेस अलग करने के बजाय एक डिपार्टमेंट अलग कर दिया, उसे नया बिजनेस बना दिया। ओके, देन वी हैव स्प्लिट अप। यहाँ पर जो कंपनी के सारे
डिवीजन है उनको अलग अलग हमने तोड़ दिया, मतलब बेसिकली ABCD 4 डिपार्टमेंट से ABCD 4 कंपनी कर दी, एक डिमर्जर का टाइप ही है। ओके, दिस इज स्प्लिट अप। एंड देन देयर इज इक्विटी कार्व आउट, ये कुछ स्पिन ऑफ जैसा ही है, जहाँ पे हमने ऐसे कुछ पोर्शन अलग कर दिया है ना। एन इनिशियल पब्लिक ऑफर शेयर्स इज एसेंशियली अ पार्शियल सेल ऑफ एंड इज यूज्ड बाय अ पेरेंट कंपनी टू ब्रिंग अ सब्सिडरी कंपनी इनटू पब्लिक आई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इक्विटी कार्व आउट। बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, या ये कुछ सिमिलर है स्पिन ऑफ जैसे, ठीक है। हाउएवर इन दिस केस सम शेयर्स ऑफ अ न्यू फर्म आर सोल्ड इन द मार्केट बाय मेकिंग अ पब्लिक ऑफर। मैं नई कंपनी पब्लिक को बोल रही है पैसे डालो, विच रिजल्ट्स इन कैश बीइंग ब्रॉट इन, लोग पैसे डालेंगे। The increase in the value of the shareholders and increasing number of business are turning into equity carve out. Equity IPO के थ्रू लेकर पैसे ला रहे हैं नए बिजनेस, जो नया बिजनेस बना रहे हैं, जो नया बिजनेस अपन लेकर आ रहे हैं, जो पेरेंट कंपनी है इसका पूरा होल्ड है इस सब्सिडरी कंपनी के ऊपर। दिस इज इक्विटी कार्व आउट। पढ़ सकते हैं पूरा प्रॉपर, मैंने आपको नोट्स में सारा पॉइंटर्स मैकमिलन के थ्रू दिया हुआ है, और जो लोग क्लास में हो तो ईजियर और क्रिस्प लैंग्वेज में नोट्स ले ही रहे हैं। बाकी ये नोट्स भी आपको डेफिनेटली हेल्पफुल रहेंगे, 10 जगह आपको रेफर नहीं करना पड़ेगा, एक ही जगह पे कंसोलिडेटेड सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। ओके, डीमर्जर ऑफ 2 फैमिली ओन्ड बिजनेसेस ऑन देयर डिवीजन। 2 भाइयों बिजनेस करते थे पापा के साथ, पापा ने कहा कि भैया बंटवारा कर देते हैं, ये बिजनेस इनका, ये बिजनेस इसका। ऐसे रिलायंस में भी हुआ था। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड मुकेश अंबानी के पास चली गई थी, और टेलीकॉम वाला सेक्टर अनिल अंबानी के पास चला गया था। यस, पार्शियल सेल ऑफ, जब आप कोई पार्शियल सेल ऑफ को आप स्लम सेल भी बोलते हैं, यहाँ से भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, जहाँ पे कंपनी ट्रांसफर्स ओनरशिप ऑफ बिजनेस यूनिट और असेट टू अनदर कंपनी। ठीक है, कोई जैसे कॉमर्स का सेगमेंट इस कंपनी ने किसी और एडटेक कंपनी को भेज दिया, इज जस्ट एन एग्जाम्पल। ठीक, फिर चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, दिस वन इज द लास्ट वन। फॉर अकाउंटिंग फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशंस, जब बिजनेस कंबाइन हो रहे हैं तो वहाँ पर जो AS या इंड AS लगते हैं वो कौन सा है? एक इंड AS तो है इंड AS 103, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी सेपरेटली MCQ बनाया जा सकता है। और दूसरा क्या है? AS 14 है, AS 104 है, AS 140 है, या AS 18 है। इंड AS बोल रहे हैं यहाँ पर, तो ये तो नहीं है। इंड AS तो 103 ही है, ठीक है। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है अमालगमेशन एंड मर्जर्स का वो है AS 14। जब मैं CMA फाइनल में थी तो हमारा अकाउंट्स एक सब्जेक्ट होता था, वहाँ पर मतलब हमने 1.5 महीना, यस यू हर्ड मी राइट, एवरी डे एक्सेप्ट संडे हमारी क्लास होती थी, हर दिन गाइस 1.5 महीना, लगभग 40-45 दिन हमने चैप्टर पढ़ने में, AS 14 पढ़ने में बिताए हैं। भयंकर क्वेश्चंस करे हैं अमालगमेशंस और मर्जर्स, बट थैंकफुली वो आपके सिलेबस में नहीं, आपके लिए जो रेलेवेंट है आप वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। AS 14 और इंड AS 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन अकाउंटिंग काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आया तो ये तो मुफ्त के नंबर हैं, मुफ्त। इंड AS 103, AS 14, बस खत्म, दोनों से 4 ही आ रहा है टोटल। एंड विद दिस वी कंक्लूड टुडेज सेशन गाइज। आई होप कुछ क्वेश्चंस करने में आपको आज मज़ा आया होगा। 6/6 आज फिनिश होने वाला है आपका पेपर नंबर 3, डील स्ट्रक्चरिंग एंड फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, नेक्स्ट 10-15 मिनट्स में मैं कोशिश करूंगी इस चैप्टर को जस्टिस के साथ आपको MCQs प्रैक्टिस करा पाऊँ। ओके सबिया जी, गुड इवनिंग जी, दिस इज योर फ्रेंड एंड योर टीचर CMA दिशा दुआ। आइए शुरू करते हैं यूनिट 18। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स best depicts the situation in which both the parties are attempting to find a resolution to a complicated disagreement that is acceptable to both of them। जैसे मान लेते हैं ये सबिया जी और ये दिशा है, ठीक है, ये 2 लोग हैं जो किसी एक म्यूचुअल अग्रीमेंट पे आना चाहते हैं, 2 अलग अलग कंपनीज चलाते हैं, कंपनी और ये भी कंपनी, ठीक है। दोनों एक ऐसे अग्रीमेंट पे आना चाहते हैं जो दोनों को बेनिफिट देती हो, ऐसे तभी तो वो अग्री करेंगी। ये बेनिफिट
जो ये वर्ड बोल रहे हैं कि दोनों को मोस्ट एक्सेप्टेबल हो, ये क्या वर्ड होना चाहिए, बेस्ट क्या डिपिक्ट करेगा, वो वर्ड कौन सा है जो इसे बेस्ट डिपिक्ट करेगा? वो है म्यूचुअल बेनिफिट, नॉट एग्जैक्टली। विन लूज, ऑफ कोर्स एक जने का विन, सबिया जी का विन और मेरा लूज है, मेरा लूज और सबिया जी का विन हो, ऐसा नहीं हो सकता है ना। जीरो सम, नो, इट इज़ विन विन, जहाँ दोनों पार्टीज, जो भी पार्टीज अवेलेबल हैं, एक्स वाई, सबिया जी, दिशा जी, है ना, या जो भी लोग हैं, इन लोग के लिए, दोनों के लिए विन विन रहेगा। तो ये दिखाएगा बेस्ट वे टू कम टू अ रेजोल्यूशन विच हैज अ लॉट ऑफ डिसएग्रीमेंट्स। ठीक, जैसे अपन के लिए विन विन क्या है, हम दोनों ये चाहते हैं कि आपका CIB क्लियर हो जाए, उसके लिए जो भी लगता है वो हम कर रहे हैं, और आपको वो जो भी लगता है वो आपको मिल रहा है, दोनों के लिए विन विन है। ठीक बात कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 1, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड to be an intangible aspect when it comes to backdrop of negotiation? intangible वो जो दिखता नहीं है, negotiation वो जैसे जब आप और मैं किसी कॉन्ट्रैक्ट में आना चाह रहे हैं, मैं बोल रही हूँ मैं 1% देना चाहती हूँ, आप बोल रहे नहीं मैं तो 2% लूँगा, और हमें 1.75 है, 1.25, 1.5 वट एवर पे हम अग्री करते हैं, नेगोशिएशन हो रहे हैं, बट बोल रहे हैं यहाँ पे कौन सा इंटेंजिबल नहीं है। इंटेंजिबल वो होता है जो दिखता नहीं है बट होता है। ओके, द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग हेल्दी रिलेशन, द फाइनल प्राइस दैट हैज़ बीन अग्रीड अपॉन ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट, हाँ भैया ये पैसे हम देने वाले हैं। The pressure to present oneself just or honorable, या the importance of maintaining one's appearance। अच्छा, बेसिकली जब आप और मैं नेगोशिएशंस कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या चाहेंगे? आप चाहोगे कि मान लेते हैं आपको खर्चा करना है तो आपको लगेगा कम से कम खर्चा हो, ठीक, और अगर मुझे मिलने वाला है तो मैं बोलूँगी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो जब भी हम एज टू पार्टीज, आप और मैं, किसी कॉन्ट्रैक्ट में, किसी एग्रीमेंट में, किसी नेगोशिएशन में लगे हुए हैं, जैसे शार्क टैंक इंडिया में जो फाउंडर्स होते हैं वो कम से कम देना चाहते हैं अपनी इंटरेस्ट, इक्विटी, है ना, और शार्क जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहते हैं। तो बेस्ट इंटरेस्ट में तब कोई ये तो नहीं कहता मैं अच्छा लगूँ शार्क को, अनुपम शार्क को पसंद आ जाऊँ, तो बोल रहा है कि जस्ट एंड ऑनरेबल, भैया बिजनेस में साम दाम दंड भेद सब कुछ चलता है, तो ये तो नहीं है, वंस अपीयरेंस भी नहीं लगने वाला, ये भी नहीं लगने वाला कि हमारा रिलेशन मेरी बात का बुरा ना लग जाए, ऐसा भी नहीं होने वाला। आंसर होगा कि भैया जिस बात पे फाइनली हम अग्री कर रहे हैं वही बेस्ट नेगोशिएशन होने वाला है। जी जी बिल्कुल, आपको क्या लग रहा है क्या है ये? ABFM ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। When it comes to reaching an agreement on the conditions of merger, two of the most essential topics are post merger control and the, एक तो है पोस्ट मर्जर कंट्रोल जो इम्पोर्टेंट है जब नेगोशिएशन चल रहे हैं दो लोग के बीच में, एक है नेगोशिएटेड प्राइस, जिस प्राइस पे जो आपने मांगा मैंने दिया वो नहीं, जो जिस पे अपन दोनों ने अग्री किया। ओके ओके, कोई बात नहीं, इट इज ओके, इट शुड बी द नेगोशिएटेड प्राइस। एक तो पोस्ट मर्जर कंट्रोल, बाद में जब हम आप और मैं एक हो जाएंगे उसके बाद कंट्रोल का क्या रहेगा, कंप्यूटेड प्राइस, मार्केट प्राइस पर प्राइस पर शेयर, इनसे कुछ मतलब वास्ता नहीं। जब हम बात कर रहे हैं, जब आपके और मेरे बीच में जो अग्रीमेंट हुआ है उससे रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, पहली बात तो यही है, दूसरी बात है ये। ठीक, आर वी क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 बैंकर्स। Okay, let's go to question number 4. It is increasingly common for mergers and acquisition transactions to contemplate deferred contingent payments
to sellers as a part of consideration when the buyer and seller cannot agree on the value of target company. This type of payment, which is contingent upon the happening of certain events or achieving of preset targets such as meeting a post transaction earning goal, is known as. तो बेसिकली क्या होता है, देखो मैं ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज को अगर इजी लैंग्वेज में बोलना चाहूँ, मान लेते हैं ए जो है बी को खरीदने वाला है, ठीक है, ये टारगेट कंपनी है, धीरे धीरे जो भी है पैसों का लेन देन अगली रेशियो में करेंगे। अब जब ये बी के असेट्स जाएंगे ए के पास, ठीक है, तो उसी के साथ साथ लायबिलिटीज भी जाएंगी, ठीक है। मान लेते हैं बी ने सी के कुछ रुपए देने थे, क्योंकि असेट्स ट्रांसफर हो गए हैं उसी के साथ ये लायबिलिटीज भी ट्रांसफर हो जाएंगी ए के पास, उसी के साथ ये लायबिलिटीज भी ट्रांसफर हो जाएगी ए के पास। तो अब पेमेंट भी ए ही करने वाला है सी को, ओके। और इस पूरी कहानी को बोलते हैं अर्न आउट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन गाइस, एक बेहतरीन क्वेश्चन टिपिकल लैंग्वेज के साथ, और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में 1 नंबर के आराम से आपको दिखने को मिलेंगे। डिड आई मेक सेंस? एनीबडी हु वांट्स मी टू रिपीट? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा रही हूं मैं इस समय। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक जी। Question number 4, are we clear? Earnouts. Let's go to question number 5. A taxpayer in India, ये tax related एक question है, may generally carry forward business losses for a period up to dash. जैसे मान लेते हैं ये है राम, ठीक है, राम का बिजनेस चल रहा है और इस ईयर में राम को लॉस हुआ, 2023-24 के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये लॉस को कब तक कैरी फॉरवर्ड कर सकता है? मान लेते हैं 100 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था, अब नेक्स्ट ईयर इन्होंने प्रॉफिट कमाया, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये 24-25 में इन्होंने प्रॉफिट कमाया 50 करोड़ का, लेट्स से, ठीक है। तो ये 100 करोड़ को इस 50 करोड़ के साथ सेट ऑफ कर देंगे, तो अभी भी 50 करोड़ रुपए बचे हैं, तो इस साल भी कुछ टैक्स नहीं देंगे, ठीक है। ऐसे ये लॉस को हम कैरी फॉरवर्ड कितने साल तक कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है। तो कितने साल गाइस? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है, 8 साल तक आप कर सकते हो। दिस इज द राइट आंसर। 2, 5, 10 नहीं, इट इज 8 ईयर्स तक जो आप अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। आगे फॉरवर्ड करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। As a deal outlines how it will generate value for all parties involved in mergers and acquisition transaction, it is important to structure the deal with extreme care. जब आपके और मेरे बीच में जब समझौता हो रहा है, हम किसी मर्जर एक्विजिशन तक पहुंच रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि ढंग से जो आपका ढांचा बन रहा है डील का, इतना इक्विटी, इतना डेट, कितने परसेंट एटसेट्रा जो भी है, द प्रोसेस थ्रू विच इट हैपन्स इज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं? जो आप ये डील का ढांचा बना रहे हो, इसे क्या बोलोगे? क्वेश्चन में ही आंसर है। इसे डील स्ट्रक्चरिंग बोलेंगे, स्पेसिफिक स्ट्रक्चरिंग बोलेंगे, स्पेसिफिक डील बोलेंगे, या एक्वायरर डील बोलेंगे? सब सिर्फ कंफ्यूज, सब मोहमाया है। आंसर साफ साफ आपके स्क्रीन पे ही दिखाया है, इट इज डील स्ट्रक्चरिंग। इस पूरी कहानी को बोलते हैं डील स्ट्रक्चरिंग। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लेट्स गो टू अ रीड ऑफ डील स्ट्रक्चरिंग। ठीक, जो मैंने पीछे बोला वही डील स्ट्रक्चरिंग है ना। इसको अगर थोड़ा सा और डिटेल बोलते हैं, अ वेल स्ट्रक्चर्ड मर्जर्स एंड एक्विजिशन डील takes into account issues which may arise several years into the future. आज नहीं, आने वाले 5 साल में हो सकता है वो प्रॉब्लम आ जाए, है ना। ऑल्सो अनफोर्सीन रिस्क, उसी को मद्देनजर रखते हुए आप अपना ढांचा बनाने वाले हो डील का।
ठीक है. डील स्ट्रक्चर एंड फिनेंसिंग आर क्लोजली interwoven as establishing a consensus throughout the deal structuring and negotiation process is very important. तभी हम ये डील win-win डील कर पाएंगे. Question number 6 for you, done on the screen. ठीक, let's go to question number 7. When deciding on acquisition vehicle or post closing organization, it is necessary to take into consideration which of the elements लिस्टेड बिलो. कौन सा एलिमेंट लेना होगा जब एक बारी आपका एक्विजिशन हो चुका है, क्लोजिंग हो चुकी है. द कॉस्ट एंड लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी इन्वॉल्व इन द ऑर्गेनाइजेशन. एलिमेंट लोगे, कितना खर्चा होता है, हाँ जी ले लेंगे. द ईज विद विच ऑनरशिप कैन बी ट्रांसफर्ड, पता चल रहा है तामझाम बहुत है. तो ये तो एक डिफेंस की तरह है, एंटी डिफेंस मैकेनिज्म. मैंने लास्ट सेशन में इसके रिलेटेड क्वेश्चन किया था, ये भी ले लोगे. तो ऑल ऑफ द अबव होने वाला है आंसर, बट सी पढ़ लेते हैं. कॉन्टिन्यूस एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हम मानेंगे अनफोरसीन फ्यूचर तक. एंड बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, अकाउंट्स का बेसिक रूल कि बिजनेस चलता चला जाएगा. तो ये सारी ही बातों का आप ध्यान रखेंगे. इसके अलावा भी कुछ एलिमेंट्स हैं, उनको भी मैं डिस्कस करना चाहूँगी आपके साथ. कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जब आप पोस्ट क्लोजिंग ऑर्गेनाइजेशन या एक्विजिशन व्हीकल को कंसिडर कर रहे होते हो एलिमेंट्स को. उसमें क्या 3 बातें तो हैं. उसके बाद मैनेजमेंट कंट्रोल कैसा रहेगा, फिनेंशियल सपोर्ट मिलता रहेगा क्या, कैसा कन्वीनियंस है अगर मैं आपको खरीद रही हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप मुझे एज ए कंपनी खरीद रहे हैं. ईज ऑफ एसिमुलेशन इनटू अ सिस्टम, आपका और मेरा बिजनेस कैसे हम साथ में अपने एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग जो भी सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा यूज़ कर रहे हैं उसके साथ कैसे असेंबल करते हुए आगे बढ़ा पाएंगे. मैनर इन विच अर्निंग शाल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, 50-50 होने वाला है या कोई और रेशियो वट एवर इट इज़. द स्कोप ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी और टैक्स, इन सब का ध्यान रखेंगे जब आप एक्विजिशन व्हीकल्स और पोस्ट क्लोजिंग ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर रहे होंगे. सारे एलिमेंट्स को ध्यान देंगे. ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. An entity shall account for each business combination by applying the acquisition method. Applying the acquisition method requires, क्या लगता है, आइडेंटिफाइंग द एक्वायरर. ए अगर बी को खरीदना चाहता है तो सबसे पहले तो उसी को आइडेंटिफाई करो. डिटरमाइनिंग द एक्विजिशन डेट, किस दिन किस तारीख को. ठीक जी. रिकग्नाइजिंग एंड मेजर द आइडेंटिफाइबल असेट्स एक्वायर्ड, द लायबिलिटीज अज्यूम्ड एंड एनी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन द एक्वायरी. अगर मैं आपको खरीदने वाली हूँ तो क्या एसेट्स आएंगे, क्या लायबिलिटीज़ भी आएंगी, और अगर कोई नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है एक्वायरी का जिसको हम एक्वायर कर रहे हैं उन सब को भी लेंगे. इस कारण से ये सारी ही बातें इंपॉर्टेंट हो जाती है जब मैं आपको खरीदने वाली हूँ, एक्वायर करने वाली हूँ दोस्तों. ये सारी बातें फर्स्ट 3 तो हमने देख ली. इसके अलावा अगर कोई गुडविल है ना, कोई बार्गेनिंग परचेज है, प्लस जब भी इसके बारे में हमने थोड़ी सी बात लास्ट सेशन में भी करी थी, जो बिजनेस कॉम्बिनेशन हम अकाउंट करते हैं तो वहाँ पर हम इंड AS 103 तो लेते ही हैं और AS 14 भी लेते हैं. इससे रिलेटेड हमने एक MCQ भी किया था लास्ट सेशन में, याद है आपको. दोनों का सम 4 ही आ रहा था, दोनों का सम 4, एक है दूसरे वाले का तो 5 आ रहा है, एक का 4 दूसरे का 5 आ रहा है, बट 1-4 ही कहीं कहीं हमको दिख रहा है. एंड विद दिस वी कंक्लूड गाइस. यहाँ से न्यूमेरिकल्स कोई थे नहीं जो मैंने आपके साथ करे हैं, है ना. चैप्टर किया है मैंने, जो अच्छे क्वेश्चन हैं मैंने आपके साथ सब करे हैं. मॉड्यूल सी इसी के साथ होता है ख़त्म. ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए. मैं यहाँ पर आई थिंक लास्ट सेशन के नोट्स भी बैलेंस है वो मैं शेयर करूँगी. और दिवाली की छुट्टियों का सदुपयोग करते हुए मॉड्यूल D को भी हम आगे बढ़ाएंगे. ठीक जी. आई होप गाइज यू आर हैविंग अ ग्रेट times in this festive season. Wishing you all a very very happy Diwali from all of us at JIB CIB वाला. Hashtag Diwali with PW happening this time and we hope and pray ये आपकी दिवाली इंक्रीमेंट वाली दिवाली हो. ओके सो हमने लास्ट कुछ लेस देन 20 मिनट्स में अपना यूनिट 18 को कवर करने की एक कोशिश करी थी. ठीक, लेते हैं अभी आपसे अलविदा. नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और यूनिट 19 जो कि आपका फर्स्ट सेशन है 1/7 मॉड्यूल D का वो करेंगे.
ओके अभी लेते हैं आपसे अलविदा, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में. टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. दिस इज योर फ्रेंड एंड योर टीचर CM Disha Dua signing off for today. Bye bye guys, take care.